बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का या बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर होता है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। तो ये वीडियो होने वाला है, ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो मतलब इस वीडियो में आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं कंप्लीट रिवीजन आपके सामने करवाने वाला हूँ। ये पर्सन वही है जो बार बार आपके सामने रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है, चाहे गेस्ट पेपर हो चाहे सॉल्यूशन पीडीएफ हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है वो मैंने कहाँ पर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। तो एंजॉय कीजिए पूरे वीडियो को। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होता है राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख भारतीय व्यवस्थाएं, उससे संबंधित आपको सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। तो उसका जो पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 है, दोनों को मैं समझाऊंगा, उसकी क्या विशेषताएं रही इसको भी स्पष्ट करूंगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कभी कभी भारत सरकार अधिनियम 1919 दे दिया जाता है, कभी 1935 दे दिया जाता है, या कभी दोनों को बीच में डिफरेंस करने के लिए दे दिया जाता है। तो इससे आपका एक नहीं दो प्रश्न एक साथ सोल्व होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। तो आपके सामने चाहे निबंधात्मक प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक आए, चाहे अति लघुतरात्मक आए, आप इस वीडियो देखने के बाद में तुरंत इस प्रश्न को कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं। तो भारत सरकार अधिनियम है जो 1919 में लागू हुआ था, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, उसमें जो विशेषताएं रही थी उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये मोंटेगो व चेम्सफोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका किया गया था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, मोंटेगू और चेम्सफोर्ड के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेना है, किस नाम से जाना जाता है? मोंटेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इन दोनों के द्वारा मतलब इस मसौदे को तैयार किया गया था, इस भारत सरकार अधिनियम को तैयार किया गया था। और इसका क्या था उस समय, आपको पता है 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद में पूरे भारत के अंदर किसकी बात होने लगी? स्वशासन की बात होने लगी। पहले बात होती थी आज़ादी की, उसके बाद में क्या होने लगी? स्वशासन की बात धीरे धीरे आगे बढ़कर आने लगी कि हमें स्वशासन चाहिए। अगर आप आज़ादी भी नहीं दे रहे तो कम से कम हमारा शासन तो धीरे धीरे आना चाहिए, ताकि हम फिर आज़ादी की तरफ धीरे धीरे और बढ़ सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों के जो बाद में जो बातें उठ रही थी, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को प्रशासन में क्या क्या दी जाए, थोड़ी बहुत भागीदारी दी जाए। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखें। तो पहली मुख्य विशेषता की थी द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली मतलब कि जो डायरेक्टरी सिस्टम लागू किया था, कि अब जो प्रशासन होगा, पहले के इसके हाथ में था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के हाथ में जो क्या था, शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में नहीं था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में पूरा पूरा शासन गया था। 1857 की क्रांति के बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत पूरा जो है वो ब्रिटेन की संसद ने अपने हाथों में ले लिया था। आपको पता है प्रशासन तो वही है कि सिर्फ एक लोगों के हाथ में था, लेकिन अब क्या हुआ, इसको दो हाथों में कर दिया गया। किस में कर दिया गया? थोड़ा सा अधिकार दे दिए गए पूर्व भारतीयों को, थोड़े बहुत जिसे स्थानांतरित या प्रांतीय विषय बोला जाता था, प्रांतीय विषय, और थोड़े बहुत किसको दे, बहुत ज़्यादा किसके थे? अंग्रेजों के पास में थे। तो आज के समय आप नहीं देखते हो क्या, ये जो सरकार होती है उसमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की सूची होती हैं, जिसमें कि राज्य सूची हो गई, केंद्रीय सूची हो गई और जो सीमावर्ती सूची होगी। तो उसी तरीके से जो केंद्रीय सूची है और राज्य सूची है, उन दो सूचियों का निर्माण उस समय से ही होना शुरू हो गया था। तो इसमें क्या हुआ, दो भागों में बांटा गया। पहला था आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। तो आरक्षित विषय कौन से होते थे? तो आरक्षित विषय वो वाले हुआ करते थे जो ब्रिटिश सरकार के हाथों में होते थे। तो ब्रिटिश सरकार है वो अपने हाथों में जिस प्रकार के विषय रखती थी वो आरक्षित विषय कहलाते, जैसे पुलिस हो गया, राजस्व हो गया, न्याय हो गया। मतलब बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट होते थे वो सारे के सारे कौन रखती थी? आपका ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आते थे। तो जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस है वो किसके अंतर्गत आती थी?
सरकार के नीचे आने लगे। राजस्व मतलब पैसा और न्याय है, जुडिशरी है, वो भी किसके नीचे आती थी? ब्रिटेन सरकार के नीचे आती थी। तो जो केंद्रीय के मामले थे वो कौन संभालती थी? ब्रिटेन सरकार अधिकारी संभालते थे। और जो स्थानीय मामले थे उसे स्थानांतरित विषय बोलते थे, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, सिंचाई हो गई, इनमें भारतीय मंत्रियों के अधीन कर दिया गया है कि भाई आप देखो इन सब डिपार्टमेंटों को, ये आपके अधीन कर दिया गया है। तो इन सब दो नामों को आपको अच्छे से याद कर लेना, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय अंग्रेजों के हाथ में थे जिसमें न्याय, पुलिस और राजस्व था। स्थानांतरित भारतीय अधिकारियों के हाथ में था जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य व सिंचाई से संबंधित था। 2 नंबर प्रश्न है केंद्रीय प्रांतीय विषय का विभाजन। तो जो केंद्रीय और जो प्रांतीय जो विषय हैं इनका क्या कर दिया गया? इन सब का अधिकारों को क्या कर दिया गया? आपका अलग अलग कर दिया गया, स्पष्ट रूप से बता दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, केंद्रीय किए थे, प्रांतीय विषय थे, तो इनको क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया। भाई आपके अधिकार ये हैं और स्थानीय अधिकार ये हैं इसमें। दूसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल में सुधार। तो केंद्रीय विधानमंडल क्या हुआ करता था? जैसे आज के समय का संसद है ना, उस समय का संसद भी केंद्रीय विधानमंडल होता था। उसमें कैसी व्यवस्था लागू कर दी गई? द्विसदनीय व्यवस्था हो गई, वो लागू हो गई। इसमें क्या था? स्टेट काउंसिल था और लेजिस्लेटिव असेंबली थी। तो जो स्टेट काउंसिल थे, यहाँ से जो जो प्रांतीय जो लोग होते थे वो चुनकर जाते थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादातर अंग्रेज होते थे और थोड़े से भारतीय भी हुआ करते थे। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको अच्छे से समझ लेने और याद कर लेने हैं। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत क्या हुई थी? तो भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही शुरू हुई थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना आपको इसको। कब हुई थी भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही हुई थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। तो सीमित मताधिकारों के आधार पर, मतलब बहुत कम अधिकार लोगों को ये मत देने का अधिकार मिला था, लेकिन निर्वाचन का अधिकार मिलना शुरू हो गया था अंग्रेजों के समय 1919 में। 5 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्ता की आंशिक मान्यता। मतलब क्या कर दिया गया था? जो प्रांत हुआ करते थे, जैसे प्रांत मद्रास प्रांत हो गया है ना, आपका ये जो कलकत्ता, ये इधर वाला बम्बई प्रांत हो गया, इधर अवध हो, बंगाल प्रांत होगा। तो इन सब प्रांतों को क्या कर दिया गया? आंशिक मान्यता दे दी गई स्वायत्ता की मान्यता, मतलब थोड़ा बहुत उनको धीरे धीरे फ्रीडम मिलना शुरू हो गया कि आप भी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्य है वो कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी हद तक भारतीय लोगों को प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन की क्या मिलनी शुरू हुई? जिम्मेदारी है वो मिलनी शुरू हो गई थी। तो इसका सहयोग है, भारतीयों को कुछ हद तक प्रशासनिक जिम्मेदारी को दे दी गई इसमें। सेपरेट इलेक्टोरल की पुष्टि। तो सेपरेट इलेक्टोरल की पुष्टि क्या हुई? तो मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले जो निर्वाचन है, अलग से निर्वाचन प्रणाली, मतलब मुस्लिमों को क्या कर दिया गया? जैसे आज के समय आप नहीं देखते हो कि SC ST OBC के लिए क्या होती है, जो सीट्स है वो रिजर्व रहती हैं। और जो कौन सी होती हैं, तो वो जो ऐसे ही मुस्लिम लोगों के लिए क्या कर दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरल की क्या कर दी गई? पुष्टि कर दी। वहाँ पर मुस्लिमों की, सिर्फ मुस्लिम लोग ही क्या कर सकते थे? चुनकर आ सकते थे। तो इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल की पुष्टि करना। 7 नंबर प्रश्न है, एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल कर दिया गया। तो एस सत्येंद्र नाथ बनर्जी जैसे व्यक्ति को किसमें कर लिया गया? तो जो वायसराय के अधीन कुछ विभाग आते थे, जैसे वाणिज्य हो गया, रक्षा हो गया, तो उसमें सर सत्येंद्र नाथ बनर्जी को क्या कर लिया? वाणिज्य विभाग में लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसको ले लिया गया था? सर सत्येंद्र नाथ बनर्जी को वायसराय की कार्य प्रणाली में शामिल कर लिया गया था। तो ये तो थे सारे के सारे पॉइंट। अब बढ़े अपन अगले वाले पॉइंट की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में लागू हुआ उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, अपन इसको भी अब देखेंगे। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है सबसे, ये क्या था? ये ब्रिटिश सरकार का सबसे व्यापक और विस्तृत कानून था। मतलब जो पहली बात तो ये भारत का
भारत सरकार का अधिनियम हुआ 1935, ये आखिरी अधिनियम हुआ अंग्रेजों की तरफ से। और इसमें क्या हुआ, ये सबसे बड़ा विस्तृत और इसमें भारतीयों की जो ताकत है प्रशासनिक स्तर पर वो सबसे ज़्यादा इसी में ही बढ़ी थी। ठीक है, इसमें जो इसको जो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 माना जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल नंबर आपको पता है 42 को बोला जाता है, लेकिन उसके अलावा जब अंग्रेजों के समय भारत का संविधान बना तो 1935 से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कैसी उठा ली गई हैं। आपको पता है, जब आप संविधान उसको पढ़ते हो संविधान को, तो आपको पता चलती है 1935 से बहुत सी चीज़ें ऐसी कैसी उठाई गई हैं। तो इसी से ये बहुत सी चीज़ें यहाँ से ऐसी कैसी देखने को मिलती हैं। तो इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। पहली है संघीय शासन प्रणाली, मतलब इसमें क्या हुआ, फेडरल सिस्टम है। जो आज अपन समय देखते हैं कि भारत में दो प्रकार की प्रणाली होती है। एक होता है भारत में केंद्रीय प्रणाली, और प्लस कौन सी होती है, जो राज्य। तो भारत का ऐसा देश होता है, भारत आपको पता है एक जो फेडरल सिस्टम पे कार्य करता है, जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में एक आपको अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। दोनों की शक्तियों में विभाजन होता है और दोनों अपने तरीके से क्या करते हैं, राज करते हैं, लेकिन एक दूसरे की शक्तियाँ एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं। तो यही सिस्टम लागू किया गया था उस इसमें। फेडरलिज्म ऑफ इंडिया पहली बार कहाँ से लागू हुआ, यहाँ से भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लागू हुआ। भारत का एक संघीय ढांचे में संगठित करने का प्रस्ताव हालांकि ये कभी लागू नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार व देशी रियासतों को इक्वल किसके बनाएगा, संघ लागू किया गया। तो भारत को पहली बार संघीय ढांचा, जो आज भारत का आप वर्तमान समय का संघीय ढांचा देखते हो, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही उठाया गया है। इसमें किसकी बात की गई थी कि ब्रिटिश सरकार है प्लस देशी रियासतें हैं, सारों को दोनों अपने अपने स्तर पर क्या करेंगी, जो प्रशासन चलाएंगी, राज करेंगी, और उसको क्या बोला जाएगा, संघ के नाम से बोला जाएगा। लेकिन इसको कभी लागू नहीं किया गया था संघीय शासन प्रणाली को अंग्रेजों के द्वारा। अगले वाला प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता क्या होती है, जो प्रांत होते थे, छोटे छोटे जो प्रांत हुआ करते थे, उनको स्वशासन को पूरा अधिकार दे दिया गया। और द्वैध शासन जो डायरेक्टी सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो 1935 में जो डायरेक्टी जो सिस्टम लागू किया गया था भाई, कि कुछ संघ के अधिकार होंगे और कुछ प्रांतों के अधिकार होंगे, तो उसको तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। और जो आपका है, जो प्रांत है, जो प्रोविजंस हैं, उनको क्या कर दिया, पूर्ण रूप से अधिकारों को दे दिया गया था। 3 नंबर प्रश्न है, द्वैध शासन की शुरुआत केंद्र में। तो केंद्र में पहली बार डायरेक्टी सिस्टम प्रणाली लागू की गई, हालांकि व्यवहारिक रूप से असफल रही। तो केंद्र में आपको डायरेक्टी सिस्टम देखने को मिलता है कहाँ पर, एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में, लेकिन ये पूर्ण रूप से असफल हो जाती है प्रणाली। तो 4 नंबर है केंद्रीय विधानमंडल का पूर्ण गठन। तो जो केंद्रीय विधानमंडल थी, जो पहले भी जिसका पूर्ण गठन किया गया था, उसका क्या कर दिया गया, फिर से पूर्ण गठन कर दिया गया। प्रांतों से जो और ज्यादा व्यक्तियों को क्या कर दिया गया, चुनकर आने का मौका मिलने लग गया है इसके बाद में। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रक्षा विदेश नीति जैसे विषयों पर अभी भी वायसराय का नियंत्रण रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रक्षा है, क्योंकि अगर रक्षा ही भारतीयों के हाथ में आ जाएगी फिर तो अंग्रेजों का क्या अधिकार बचता। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, रक्षा और विदेश नीति थी, इस पर अभी भी वायसराय ने सारी चीज़ें अपने हाथों में ही रखी। तो ये भारत सरकार की प्रमुख नीतियाँ ब्रिटिश नियंत्रण में ही बनी रहती हैं। तो रक्षा हो गया जो, और विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, ये किसके, वायसराय के हाथों में अभी भी उनका कंट्रोल बना रहता है। 6 नंबर पॉइंट है, प्रथम बार भारतीयों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व मिला। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, 6 नंबर पर्सन। तो भारतीयों को पहले बार प्रत्यक्ष निर्वाचित होने का अधिकार मिला, मतलब डायरेक्ट रूप से। पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे। क्या किया जाता था, प्रांत से एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था, और जो जनता नहीं बल्कि जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, वो उनको चुनकर, जिनको अधिकार मिलता था चुनाव करने का, वो चुनाव करके भेजते थे। लेकिन अब पहली बार भारतीयों को प्रत्यक्ष चुनाव करने का मौका मिला, और वो कितना था, लगभग 10% जनसंख्या ने मतदान में भाग लिया था। सभी को नहीं दिया गया था, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कहीं पर जो जिनके पास अच्छे धन बाहुल्यता थी, उन्हीं लोगों को क्या कर दिया गया, निर्वाचन करने का
मतदान देने का अधिकार दिया गया। तो वो कितना था, 10% थी जनसंख्या का, लेकिन कम से कम 10% ही सही, लेकिन प्रत्यक्ष मतदान का चुनाव करने का अधिकार 1935 के अधिनियम से मिलता है भारतीयों को। अगले वाला पॉइंट है, प्रांतीय मंत्रियों की व्यापक शक्तियां दी गई और उनके विभागों में ब्रिटिश हस्तक्षेप हटा। तो जो प्रांतीय मंत्री थे उनकी क्या है, शक्तियों को क्या कर दिया गया, उनको डायरेक्ट शक्तियां हैं वो दे दी गई। समझ में आ गया, जो मतलब जो प्रांत से मंत्री निकल कर आते थे उनके पास शक्तियां हैं, अब वो सीधी आ गई और उनके नीचे पहले क्या होती थी, ब्रिटिश अधिकारी लगे होते थे, लेकिन अब वो ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर डायरेक्ट उन्हें शक्तियां सौंप दी गई। अगले वाला पॉइंट, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं, लेकिन मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अधिकारों अस्पष्ट थे, उसमें मौलिक अधिकार अभी भी नहीं दिए गए थे। अगला है विवादास्पद प्रावधान। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नर और वाइसराय को विशेष अधिकार दिए गए, ये निर्णय को विवेकाधीन शक्ति से हटा सकते थे। मतलब लास्ट में जो वीटो पावर होती थी, देखो क्या कर दिया गया, जो केंद्रीय विधानमंडल थी इसमें भारतीयों का क्या कर दिया गया, नेतृत्व बढ़ा दिया गया। तो अब अंग्रेजों को क्या खतरा लगने लगा कि भाई ये लगने लगा कि भारतीय है, अब वो अपने पक्ष में फैसले लेने लग जाएंगे। तो अंतिम फैसला कौन करता था, यहाँ पे गवर्नर और वाइसराय करता था, और वो चाहता तो उसको पास कर देता और नहीं चाहता तो उसको वीटो कर सकता था। तो आज के जो राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर है वो भी कहाँ से ली गई है, उस समय से ही ली गई है। तो समझ में आ कितने सारी चीजें हैं वो उस समय की 1935 के अधिनियम से ऐसी कैसी उठाई गई हैं। अब आगे की बात को निष्कर्ष की बात करें अपन, तो 1919 का जो अधिनियम है ये भारत सरकार में भारतीयों की सीमित भागीदारी का पहला प्रयास था। तो 1919 का जो अधिनियम था ये भारतीयों की जो सीमित भागीदारी, मतलब पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई या जो केंद्रीय प्रणाली होगी उसमें भारतीयों को पहली बार प्रशासन में आने का अधिकार 1919 में मिला है। लेकिन इस समय क्या होता था, वास्तविक सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथों में थी। मतलब इस समय क्या था, लगभग जो सत्ता थी वो ब्रिटिशों के हाथ में ही रही। लेकिन जो 1935 का अधिनियम लागू हुआ ये बहुत ज़्यादा व्यापक था, इसमें भारतीयों को पूर्ण शासन नहीं मिला। यही कारण था कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रांतीय चुनाव में भाग ले लिया। तो इसमें क्या हुआ, भारतीयों को प्रांतीय चुनाव करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन पूर्ण शासन नहीं दे दिया था। और इसी से कांग्रेस नाराज भी हुई और लास्ट में उन्होंने कहा कि हमें अब स्वशासन की बात नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, आज़ादी चाहिए। तो यही सब था आपका 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का या बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 2 होता है, प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पूरी सीरीज चला रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न होगा, भारत में संघ व राज्यों के बीच में संबंधों को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है अच्छे से। तो भारत में जो राज्य और संघ होते हैं उनके बीच में किस प्रकार के सिस्टम होते हैं, क्योंकि भारत एक प्रकार का जो फेडरल सिस्टम है, संघात्मक सिस्टम है, उस पर कार्य करता है, जिसमें कुछ अधिकार केंद्र की तरफ होते हैं, कुछ अधिकार राज्य के पास होते हैं, और दोनों अपने अधिकारों का सीमित एक दूसरे से समन्वय के साथ चलते हैं। माना कि अधिकार कुछ जो केंद्र के पास अधिक हैं, लेकिन जो राज्यों के पास भी अपने कुछ अधिकार जरूर से होते हैं। तो ये भारत में फेडरल सिस्टम के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना और पूरा देखना है। तो चलो शुरू करें अपन। पहला पॉइंट है, भारत में संघ और राज्यों के संबंधों की विवेचना, मतलब यूनियन एंड द स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। तो कैसी है भारत में जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्वेसी फेडरल है। क्वेसी फेडरल मतलब एकात्मक झुकाव मतलब क्या होता है कि केंद्र को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा शक्तियाँ वो केंद्र को मिली हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो राज्य है, राज्य के पास भी अपने कुछ अधिकार जरूर से होते हैं। भारतीय संविधान में संघ राज्यों संबंधों का मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संघ और राज्य के जो संबंध हैं उसमें मुख्यतः 3 भागों में विभाजन किया गया है, जिसमें पहले विभाजन की बात करें वो है विधायी संबंध। तो सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव संबंध।
तो ये कौन से आर्टिकल में दिए गए? 245 से 255 के बीच में दिए गए। विधायी संबंध क्या होते हैं कि जो विधायी पालिका होती है, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास, केंद्र के पास क्या अधिकार होते हैं, राज्य के पास क्या अधिकार होते हैं, तो इनके बारे में किसमें बताया गया? आर्टिकल 245 से 255 के बीच में बताया गया। तो क्या अधिकार होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार जो 7वीं अनुसूची दी गई है, 7वीं अनुसूची, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दी गई आपकी केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। तो संघ सूची क्या होती है? वो सूची जिसमें संघ है, राज्य, केंद्र सरकार है, वो कानून, सिर्फ वही कानून बना सकती है, ठीक है। उस पर जो राज्य है उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन से कानून आते हैं? जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश नीति हो गई। तो ये विदेश नीति है और रक्षा मंत्रालय, इससे संबंधित क्या हो सकता है? कोई कानून है, वो कौन बना सकता है? संघ बना सकता है। तो इसका क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि भारत में जो आपका ऐसे मान लो राजस्थान ऐसे नहीं खुद की अलग से आर्मी बनाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका पूर्ण अधिकार आर्मी का किसके पास है? केंद्र सरकार के पास में है। अब क्या होता है, राज्य है वो दूसरे देश के साथ जा तो सकते, दूसरे देशों के प्रतिनिधित्व से मिल सकते हैं, अपने राज्यों के हित के फैसले के लिए या बिजनेस मॉडल में आने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से विदेश नीति नहीं बनवा सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि जो क्या कर लिया आप, ऐसे मान लो बांग्लादेश के साथ जाकर है वो बंगाल है या फिर यहाँ पे बिहार है, इनके मुख्यमंत्री पहुंचे और उनके साथ उन्होंने क्या कर लिया, एक मतलब रिलेशनशिप बना लिया कि भाई हम तो आपके साथ रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भारत में। तो विदेश नीति है और जो रक्षा मंत्रालय है, ये किसके, रक्षा नीति है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये भारत में संघ सूची के नीचे आती है। इसमें जो भी फैसले लेगी केंद्र सरकार लेगी, इसमें राज्यों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। राज्यों की उनकी बातें ऐसी कैसी माननी पड़ती हैं। अगले वाला प्रश्न है राज्य सूची। तो राज्य सूची होती है, राज्य सूची में क्या नियम होता है? इसमें सिर्फ अधिकार है वो किसको होते हैं? राज्य सरकारों को होते हैं। राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम बनाती है। जैसे पुलिस हो गई, स्वास्थ्य हो गया। तो पुलिस है वो पूर्ण तरीके से किसके नियंत्रण में आती है? राज्य सरकार के नियंत्रण में आती है। तो इसलिए तो देखते हो ना, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को बंगाल के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। क्यों घुसने नहीं दिया जाता है? क्योंकि पुलिस का जो मुद्दा है वो किसके नीचे आता है? राज्य सूची के नीचे आता है, राज्यों के अधिकारों के नीचे आता है। उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। देखो कितने शक्तिशाली पावर होते हैं। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने पावर होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नीतियाँ होती हैं, उस पर निर्माण को कोलकाता राज्य सरकार है वो निर्माण करती है। तो आप जैसा देखते हो कि अपने राजस्थान में कितने समय से पहले फ्री दवा योजना मिल रही है ना सरकारी हॉस्पिटलों में। तो ये किसका अधिकार है? ये राज्य सूची का अधिकार है कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो स्वास्थ्य से संबंधित फैसले ले सकती है, अपने खुद के नियम बना सकती है। अगले वाली कौन सी सूची थी? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होती है? इसमें क्या हो गया, अगर मान लो राज्य सरकार ने कोई कानून, इसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये दोनों नीतियां हैं। इन सब नीतियों पर क्या हो सकता है? दोनों अपने अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का टकराव होगा तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दे दी जाती है। अंतिम रूप किसका माना जाता है? केंद्र सरकार का ही माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में केंद्र सरकार की ज्यादा चलती है। अब बढ़े अगले नंबर प्रश्न की तरफ। कार्य प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती हैं कि जो कार्य प्रणाली होती हैं, जो नीतियों को लागू करने का कार्य होता है कार्य प्रणाली, उसमें क्या प्रकार के रिश्ते देखने को मिलते हैं? तो पहला होता है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार में प्रशासनिक कार्यों में समन्वय आवश्यक होता है। मतलब केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इसमें सबसे जरूरी, अगर कहीं पे समन्वय हो ना हो, लेकिन कार्य प्रणाली में समन्वय होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ये समन्वय कहाँ पर स्थापित किया गया है? अनुच्छेद नंबर 256 और 263 में बताया गया है, जहाँ पर क्या है, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। जैसे संविधान के कार्य क्रियाओं की प्रक्रिया, तो केंद्र है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि अगर कोई संवैधानिक प्रणाली है वहाँ पे उसमें अगर अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है, तो केंद्र क्या करेगा? राज्य सरकार को निर्देश देगा कि भाई मैंने जो ये नीति लागू करी है आप इसको लागू कीजिए। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, वो काफ़ी राज्यों ने नहीं लागू कर रखी है, उन्होंने अपनी नीति लागू कर रखी है। समझ में आ गया? तो ये क्या कर सकता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना निर्देश दे सकती है। अगले वाला पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं होता राज्य उस बात को माने या नहीं माने।
आपातकाल की स्थिति में जरूर राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन आपातकाल जब लगेगा तब क्या हो जाएगा, जो राज्य सरकार है वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। 3 नंबर पॉइंट है वित्तीय संबंध। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होती हैं, उनको किस में बताया गया, 268 से 293 में बताया गया है फाइनेंशियल रिलेशन को, वित्तीय संबंधों को। तो इसमें क्या होता है, करों का विभाजन, कुछ कर केंद्र वसूलता है और राज्य को वितरित कर देता है। तो जीएसटी होती है, पूर्ण के पूर्ण में कौन वसूलती है, आपको पता है। जीएसटी भी दो प्रकार की होती है, एक तो जीएसटी होती है और एक एसजीएसटी होती है। एसजीएसटी कौन सी होती है, स्टेट की जीएसटी होती है, और एक होती है जीएसटी जो नॉर्मल वाली केंद्र सरकार। अब क्या होती है, सरकार, आपने सुना होगा ना काफी बार कि केंद्र सरकार से हमारी इतने इतने लाख इतने करोड़ रुपए की जो जीएसटी, इतने हजार करोड़ रुपए की जीएसटी बची हुई है। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो कर है आज के समय वो सरकार से डायरेक्ट केंद्र सरकार वसूलती है और फिर वो किसको देती है, राज्यों को अपना देती रहती है। तो करों को विभाजन, कुछ कर केंद्र वसूलती है और राज्यों को वितरित कर देती है। इसका मुख्य उदाहरण जीएसटी है। अगला है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन द्वारा करों का बंटवारा। तो वित्त आयोग है, 200 आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है, उसका कार्य यही होता है कि वो किस राज्य को कितना कर का बंटवारा करना है वो बताता है। दूसरी बात है केंद्र को आर्थिक सहायता हेतु राज्यों पर नियंत्रण। तो आपको पता है इस समय जो बिहार है और आंध्र प्रदेश, उस पर विशेष कृपा चल रही है। उसी को क्या क्या फायदा मिल रहा है, उन्हें आर्थिक पैकेज मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आर्थिक मदद करने का नाम पर फाइनेंस कमीशन है, वो क्या कर सकती है, केंद्र सरकार वो आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। जैसे कि केरल में बाढ़ आ गई तो केंद्र सरकार ने मदद कर दी, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहाँ पे मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ विशेष पैकेज दे दिया, कुछ विशेष पैसा है वो दे सकती है। तो ये ज़्यादा पावर होते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में। अगला है संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। तो क्या होती है, जो संघातक व्यवस्था फेडरल सिस्टम होता है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों अपनी अपनी समन्वय के साथ कार्य करते हैं, तो उसकी क्या विशेषता होती है, संविधान की सर्वोच्चता। तो यहाँ पर क्या फायदा देखने को मिलता है, संविधान है उसकी सर्वोच्चता देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो शक्तियाँ हैं उनका आपको स्पष्ट विभाजन भी देखने को मिलता है। भाई केंद्र सरकार के पास ये वाली शक्तियाँ, राज्य सरकार के पास ये वाली शक्तियाँ, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा होता है। ऐसा नहीं है किसी कोई एक दूसरे से टकराव की ज़्यादा भूमिका बन सके। अगला क्या है, संघीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व है। और अगर किसी भी प्रकार का, आपको पता है केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का टकराव होता है तो उस पर अंतिम फैसला कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि भाई किसके पास ज़्यादा अधिकार है, कौन सा इसको डिफाइन करता है। तो जो संविधान है, संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच के अधिकारों की अंतिम व्याख्या करने वाला कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। समझ में आ गया। तो केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव होता है तो जो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। अगले वाला पॉइंट है आपातकालीन स्थिति में एकात्मक पक्ष का पक्षवारी। लेकिन जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो इसका क्या होता है, इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, आपातकाल की स्थिति में जो एकात्मक है केंद्रीय सरकार है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन वो आती कब है, सिर्फ आपातकाल के ही समय, बाकी समय ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकेंड 4th सेमेस्टर का या बीए सेकेंड ईयर का जो राजनीतिक ज्ञान उसका दूसरा पेपर होता है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी मैं पूरी सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पहले अच्छे से देखना है। तो अगला प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ व कार्य। तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ रहती हैं और उनके क्या क्या कार्य है, उनको अपन अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पर्सन है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में आपको पता बार बार रिपीट होने वाला पर्सन है। तो आपके विश्वविद्यालय में भी जरूर से प्रश्न आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। इससे क्या निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को पूरा बहुत अच्छे से कर दोगे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जोर से लाइक कर देना है। अब बात करें भारत के संविधान के भाग नंबर 4 है,
102 जिसमें 124 से 147 तक किसकी बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी बात की गई है, जिसमें क्या क्या बातें आपको देखने को मिलती है? स्थापना, भाई कि इसकी स्थापना की गई है, इसकी संरचना, इसका संरचनात्मक ढांचा कैसा, इसके क्या अधिकार है उसको, और इसके क्या कार्य है, सारी की सारी बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में, संरचना के बारे में और उसके अधिकार और कार्यों के बारे में सारी की सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई हैं। और आपको पता है भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। वो अंतिम संस्था है जहाँ पर आपको न्याय मिलने की हर व्यक्ति को आस रहती है, हर व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि वही एक संस्था है जहाँ पर आपकी अंतिम व्याख्या हो सकती है न्याय की। समझ में आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको क्या दे दिया? परिचय दे दिया। आप अपन बढ़ेंगे उसकी शक्तियों के ऊपर कि उसके पास क्या क्या विशेष शक्तियाँ हैं जो उसे अंतिम न्याय की व्याख्याता के रूप में वर्णित करते हैं भारत के संविधान में। तो पहला प्रश्न क्या? मुख्य कार्य और शक्तियाँ। तो उसके क्या क्या मुख्य कार्य और शक्तियाँ होती हैं? तो पहला है मूल अधिकारों का रक्षक। तो जो आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स का क्या बनता है? प्रोटेक्टर बनता है। और अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो डायरेक्ट कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। माना कि सुप्रीम कोर्ट है, उससे ज़्यादा अधिकार मौलिक अधिकारों में किसके पास दे रखे हैं? हाई कोर्ट के पास है। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति सीधा का सीधा कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। समझ में आ गया? और बाकी में नहीं जा सकता, बाकी में आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पहले आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जैसे आपको दिखा कि आपके मौलिक अधिकारों की हुई हनन, आप जाइए भागकर किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन है? संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ही है। तो क्या होगा? ये अनुच्छेद 32 के तहत भारत के नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं अगर उनके किसी भी प्रकार का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता दिख रहा है। तो उसमें क्या क्या है? हर्बस कॉर्पस, मतलब आपको अगर कोई व्यक्ति है वो क्या हो गया है, आपको उसको बंदी बना लिया गया है, तो उसके लिए रिट जारी कर सकता है कि भाई उसको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करो। अमेंडमेंट्स हो गया, सोटियोररी हो गया, प्रोविशन हो गया, भाई कोई भी अधिकारी है वो अपने अधिकारों से बाहर निकलकर अगर कोई कार्य कर रहा तो उसको प्रोहिबिट कर सकता है। कुआ वांटो जारी कर दिया गया है कि अपने से जो नीचे की जो संस्था होती हैं कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उन पर ये जारी कर दिया गया है कि भाई तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम ऐसे कैसे फैसले दे सकते हो। तो ये सब रीट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ये अधिकार हाई कोर्ट के पास भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ही होता है। 2 नंबर पॉइंट है मूल अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल जुरिडिक्शन देने का अधिकार। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले में राज्य व संघ वाला वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर से देख लेना। मूल अधिकार मतलब केंद्र व राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्यों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको टकराव देखने को मिलता है तो उस टकराव को निपटाने का जो अंतिम कार्य कौन करता है? ये करता अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वही इसको टकराव को सही करने का कार्य करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद देखने को मिलेगा तो उसको मूल अधिकार क्षेत्र है, उसका जो किसके पास उसको अधिकार जानना चाहिए, कौन उसका मूल अधिकारी है, वो कौन सोल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट ही सोल्व करता है। तो चाहे केंद्र और राज्य के बीच में हो, चाहे दो राज्यों के बीच में विवाद हो, उसको कौन निपटारा करेगा? केंद्र सरकार ही, जो सुप्रीम कोर्ट ही वो उसको निपटारा करता है। तो देखते हो ना, पंजाब व हरियाणा के बीच पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, SPL वाला, तो उसको कौन सोल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट वगैरह के पास अधिकार होता है कि वो ऐसे मुद्दों को सोल्व करें। 3 नंबर पॉइंट है अपीली अधिकार क्षेत्र, अपीली जुरिडिक्शन, मतलब उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीली, दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों को देखता है। मतलब इसके पास क्या होता है? अपील जुरिडिक्शन होता है। अगर दीवानी मामले हो गए मतलब राजस्व से संबंधित हो गए, फौजदारी मामला हो गया मतलब जो क्राइम से रिलेटेड हो गए, और संवैधानिक मामले हो गए, सभी के समय जो न्यायिक प्रणाली से संबंधित मामले होते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी अपील दर्ज करा सकता है, बशर्ते उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले गुजरना होगा, फिर हाई कोर्ट से फैसला कराना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आपको क्या करना होता है? आपको इन सभी चीज़ों के तहत सुप्रीम कोर्ट में पहुँच सकते हो और
यही न्यायिक जो व्यवस्था है उसकी अंतिम अपील कहाँ पर होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो आपको पता है अंतिम रूप से अगर किस न्याय अगर आपको कहाँ पर मिल सकता है तो वो कहाँ पर मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में ऐसी कोई संस्था नहीं होती है, संस्था नहीं होती है जो आपको न्याय प्रदान कर सके। हाँ यही है, मृत्युदंड हो गया या फिर आपकी जो उम्र जो आपकी जो सजा उसको कम करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन न्याय देने का अधिकार, अंतिम न्याय अगर कहीं पर मिल सकता है तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो अपीलीय अधिकार भी क्षेत्र भी होते हैं, वो सबसे शक्तिशाली कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। साथ के साथ उसके पास एक विशेष अधिकार यही भी होता है कि वो हाई कोर्ट के जो निर्णय उसको भी बदल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को भी बदल सकता है। और अपना क्या, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए उनको हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो नहीं बदल सकते हैं। तो उसके पास क्या होता है? हाई कोर्ट के पास विशेष अधिकार होते हैं, विशेष पावर होते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है सलाहकारी अधिकार, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास विशेष अधिकार किस चीज़ का है? कि वह राष्ट्रपति हो गया किसी कानून या संवैधानिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 143 में क्या हो गया? राष्ट्रपति को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो क्या करेगा? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके पास सूचना भेजेगा कि मुझे इस चीज़ पे सलाह चाहिए, तो वो सलाह सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, वो स्वैच्छिक होता है, अगर चाहे तो मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है। तो समझ में आ गया आपको? अनुच्छेद नंबर 143 के तहत वो अधिकार होते हैं। संवैधानिक वाक्य का कार्य, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो संविधान है उसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो कोई भी प्रकार के अगर संविधान में संशय पैदा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उसकी व्याख्या करने का कार्य कौन करेगा? संवैधानिक व्याख्या करने का अंतिम कार्य किसका होता है? सुप्रीम के कोर्ट के पास ही होता है। वो किसी भी प्रकार की व्याख्याओं को दूर करता है। साथ के साथ किसी भी कानून की जो संवैधानिक वैधता है उसकी समीक्षा कर सकता है। मतलब विधायी पालिका संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के लगा कि ये जनता के हित में नहीं है, इसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसके क्या कर सकता है? उसकी वैधता, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। तो भारतीय जो संविधान है उसके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास विशेष अधिकार होता है। छठे नंबर पॉइंट क्या है? विधायी पालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो भारत की जो लेजिस्लेटिव है, विधायी पालिका और कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, उस पर क्या करता है? नियंत्रण करके रखता है। और इससे क्या होता है कि ये एकदम से ऑटोक्रेसी नहीं आती है, राजतंत्र लागू नहीं हो सकता है। संसद और कार्यपालिका द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक विधेयक को रद्द कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी कानून न दे, कोई भी अधिकारी कोई भी फैसले लेना लग जाए जो जनता के हित में नहीं है, या संसद भी ऐसा कानून बना देकर कि भाई चुनाव होंगे नहीं, तो ऐसे फैसले ले दे तो फिर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? उसको असंवैधानिक विधेयक है उसको रद्द कर सकता है। और यही चीज़ अपने जो वर्तमान समय की गवर्नमेंट है इसको अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी बार उनके जो मंत्री वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप करता है कार्यपालिका में, लेकिन भाई अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप फिर से कोई कानून पारित किए संसद में और उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया उसको आप भी रद्द कर सकते हो, आपके पास भी अधिकार होता है। अगले वाला निष्कर्ष कंक्लूजन हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना उस पर क्या होता है? जनता की विश्वसनीयता ज़्यादा होती है विधायी पालिका से। समझे आप? विधायी पालिका के नियमों पर फिर भी सरकार, जबकि जो समर्थन होता है विधायी पालिका को ज़्यादा समर्थन होता है, क्योंकि भाई जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायी पालिका में बैठते हैं, एमएलए वगैरह। लेकिन फिर भी जनता वो उम्मीद की नज़र से किसकी तरफ देखती है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है, ना कि विधायी पालिका। देखो कितनी बड़ी विडंबना है भारत सरकार की, भारतीय न्यायिक प्रणाली की। कोई भी फैसला होता है भारत सरकार में, भारत में, तो अंतिम व्याख्या क्या होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई सही फैसला जरूर ही आएगा। अगले वाला, भारत के संघ और राज्यों के संबंध में संविधान को सुव्यवस्थित किया जाता है। तो संघ और राज्यों के जो संबंध हैं उसमें अगर किसी प्रकार का टकराव होता है तो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो इसकी जो संवैधानिक जो व्याख्या है उसको जो व्यवस्थित करने का कार्य किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था पर केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट का होता है। सर्वोच्च न्याय, जो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है
उसको संविधान का क्या माना गया है, संरक्षण के रूप में देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर के रूप में इसको देखा गया है। साथ के साथ ये नागरिकों के अधिकारों का भी प्रहरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है ये भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आम जो लोग हैं उनके, कॉमन पर्सन के, पीपल्स के, उनका भी क्या है, ये प्रोटेक्टर के रूप में इसको जाना जाता है। साथ के साथ ये न केवल विवादों का निपटारा करता है लेकिन भारतीय संविधान के अनुशासन को बनाए रखने का एक भी कार्य करता है, और मुख्य भूमिका किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की ही होती है। तो ये है आपका जो प्रमुख प्रश्न था, कौन से वाला, कि जो सुप्रीम कोर्ट के कितने जो क्या होते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियाँ होती हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। मुझे उम्मीद आपने पूरा वीडियो देखा है। अब तक अगर पूरा वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। तो उसका जो अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख चुनौतियां, समस्याएं, बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें वर्तमान समय में आपको क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं और क्या क्या व्यवस्थाओं में आपको कमियां देखने को मिलती है, इसको अपन देखने को प्रयास करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पूरा देखना है। इससे क्या होगा, ये प्रश्न चाहे निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। इसमें क्या होगा, पहले वाला प्रश्न की बात करें, मेजर चैलेंजेस बिफोर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था, उसमें क्या क्या किस किस प्रकार के जो आपको मेजर चैलेंजेस, समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहले वाला है, भारत एक आपको पता है लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था वो संवैधानिक प्रणाली के तहत लागू की गई है। ये व्यवस्था संसदीय हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका और चुनाव प्रणाली के आधार पर सुचारू रूप से चलती है। तो आपको पता है भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संसद पे कार्य करती है, साथ साथ कार्यपालिका उसको भी नियंत्रण में करने का प्रयास करती है। भारत में जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष मताधिकार या चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। और एक खास बात ये है, भारत में जो चुनाव होते हैं, भारत में जो प्रतिनिधि है वो समय समय पर सुचारू रूप से चुनावी प्रणाली के द्वारा भी चुने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। साथ साथ भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है। तो वर्तमान समय में भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें सामाजिक और आर्थिक और संरचनात्मक ढांचे के जो स्ट्रगल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, चुनौतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब वो हैं कौन सी सामाजिक चुनौतियां हैं जो आज हमें फेस कर रहे हैं। जातिवाद हो गया, धर्म के आधार पर वोट हो गया, समझ में आ गया, पैसे की बहुलता बढ़ रही है चुनाव के अंदर, आर्थिक पैसा है वो अवैध रूप से लगाया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा कुछ पैसा चुनाव के अंदर फिक्स कर रखा कि आप इतना ही खर्च कर सकते हो, लेकिन उस पैसे से तो जो चुनाव होते हैं उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो खुद जिस गाड़ी से चलते हैं उतना पैसा तो उसकी खुद की गाड़ी खर्च कर देती है तेल का। तो समझ सकते हो बाकी के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। साथ के साथ जो स्ट्रक्चरल हमारा जो संरचनात्मक ढांचा है संविधान का, उसमें कई लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का फायदा उठाकर ये जो प्रतिनिधि हैं वो फायदा उठाते हैं। तो क्या क्या प्रकार के जो देखने को मिलते हैं, पहला भ्रष्टाचार। तो भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार है वो एक गंभीर बाधक है, क्योंकि आपको भी पता है भारत में भ्रष्टाचार है वो कितने व्यापक स्तर पे होता है। इसमें क्या होता है, ये जो राजनीतिक दल है क्या करते हैं, चुनावी संदेह के नाम पर अभी इलेक्ट्रोल सिस्टम लागू कर रखा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रोल सिस्टम को बैन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो सरकार है इन्होंने क्या किया, ऐसा नियम लागू किया कि चंदा किससे ले रहे हो आप पैसा, पता ही नहीं चलता कितना पैसा ले रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि आम लोगों का अधिकार ये है कि वो ये जाने कि वो जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो किससे चंदा ले रही है, वो कहीं अपने देश से बाहर के जो कोई देश से तो नहीं लेने लग गई कभी। तो ये उनका मौलिक अधिकारों के रूप में व्याख्या करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। रिश्वत लेते हैं, आपको पता है
कि भाई मैं आपका काम करवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। अफसरशाही से मिली भगत में लोकतंत्र की नींव कमजोर करते हैं। और क्या करते हैं, जो अफसरशाही होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके साथ क्या तो मिल जाते हैं या उसको अपने कंट्रोल में करके नींव को कमजोर करते हैं। तो आपको पता है कोई भी अफसर को सीधी धमकी मिलती है कि यह नहीं तो आपको उस क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको पानी भी नहीं मिलेगा, अच्छे से नसीब नहीं होगा। तो यही होता है, इस सब चीज़ों से क्या होता है, जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है वो कमज़ोर होती है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था वो कमज़ोर होती है। अगले वाला पॉइंट है, सार्वजनिक योजनाओं में भ्रष्टाचार से आम जनता का विश्वास टूटता है। तो क्या हो गया, जो सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं हैं भारत में, उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि इसमें आम जनता का विश्वास है वो बहुत कम रह गया है। तो जो सार्वजनिक योजनाएं हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है वो हमें देखने को मिलता है। 2 नंबर पॉइंट है, धन व बाहुबल का प्रयोग, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो आपको पता है चुनाव में काले धन और बाहुबल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वो बढ़ा है, देखने को मिलता है। तो आपको पता है हमारे जो इस समय के जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव, कोई अगर चुनाव लड़ता है तो समझ लो कितना पैसा खर्च होता है उसके अंदर, मुझे बताने की जरूरत नहीं। साथ के साथ मसल पावर, मतलब जो जितना ताकतवर नेता होता है, जितना जिसके पास क्या होता है, धन होता है, जितना ज़्यादा उसके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, वही चुनाव जीतने की ज़्यादा क्या बन जाती है, उसमें चांसेस बन जाते हैं। साथ के साथ अब क्या होने लगा है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं वो भी किस में आ गए, चुनाव में या प्रतिनिधि बनकर चुनकर आ रहे हैं, जिससे क्या प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता शामिल होती है। देखो पहले जिस समय भारत आज़ाद हुआ था ना, तो जितने भी प्रतिनिधि थे, सब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था उसमें से लगभग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने खुद की किताबें लिख रखी थी। आज के समय आपके राजस्थान के अंदर कितने ऐसे प्रतिनिधि हैं, ऐसे कितने प्रतिनिधि हैं जिनको किताब लिखना छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात है, उन्हें आप ऐसे पूछ लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में नहीं पता है, आंतरिक संबंध के बारे में। ऐसे ऐसे मंत्रियों को बनाया जा रहा है कुछ सरकार में, तो राजस्थान में तो कुछ ऐसे मंत्री बने हुए, उन्हें संबंधित अगर विभाग से संसद अपना जो विधायक पालिका चलती है ना, उसमें सवाल पूछा जा रहा है तो उनको सवालों के जवाब नहीं पता है, ऐसे लोगों को बना दिया गया है। बताओ, जिन्हें संसद के अंदर विपक्ष भाई सवाल पूछता है या पक्ष के लोग भी सवाल पूछते हैं कि भाई संबंधित विभाग है आपका, तो बताइए आपको विभाग से हमें इतने रुपए का आवंटन चाहिए, आपने कहाँ पैसा खर्च किया, तो ये बीच में बोलते बोलते कोई जवाब देने लग जाते हैं। इनके विभाग के इनके अधिकारी हैं, वो ये भी कार्य नहीं करते हैं कि इनके लिए क्वेश्चनों के उत्तर निकाल के आके आ जाए। इतनी विडंबना हो गई आज के समय में कि जो सबसे ज़्यादा अनपढ़, सबसे मूर्ख, जो आपकी बात मान लेगा, उसी को बना दो मंत्री। ये हालत है भारत के जनप्रतिनिधियों की। जातिवाद और सांप्रदायिकता, कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म। तो भारतीय जो राजनीति है उसमें जातिवाद और सांप्रदायिकता, मतलब भारत में आपको पता है कि वोट है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की और रक्षा की, बेरोजगारी की, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं ना, जब अंतिम फैसला लेते हैं, तब हमारा वोट किसके नाम पर पड़ता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता के नाम पर पड़ता है। तो जब तक आपका वोट सांप्रदायिकता और जातिवाद के नाम पर तब तक बटा रहेगा, तब तक विकास के भी आप सबको क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ सपने ही देखते रहोगे। तो यही बात है, बात हम विकास की करते हैं लेकिन वोट तो सिर्फ उसी के आधार पर पड़ता है, जातिवाद के नाम पर ही वोट मिलते हैं। आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता है, होता है। कभी भी देख लेना, जब भी पार्टियां हैं अपनी वोट सीटें देती हैं या आपके क्षेत्र से अगर किसी को अगर चुनाव में लड़ाने के लिए उतरती हैं, तो देखना उनका अंतिम मापदंड क्या होता है कि वो इस जाति से, वो इस धर्म से है और यहाँ पर इस जाति का प्रभाव है, इस धर्म का प्रभाव है। नहीं देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, यही देखने को मिलता है ना। तो यही होता है, भारत में जो अंतिम वोट पड़ता है वो जातिवाद और सांप्रदायिकता के नाम पर ही बढ़ता है। इससे क्या होता है, भारत में जो सामाजिक एकता है, वो धर्म निष्पक्षता है, उसको क्या होता है, खतरा पहुंचता है इन सब चीज़ों से। इसीलिए क्या होते हैं, दंगे होते हैं, हिंसा और मतभेद देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है रीजनलिज्म एंड द लिगनिज्म, क्षेत्रवाद और भाषावाद। तो क्षेत्रीय दल अपने राज्यों के हितों में केंद्र को ऊपर रखते हैं। मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय जो दल होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यों के जो खुद का राज्य है उसको हितों के दल को ऊपर देखते हैं। अब क्या हुआ, थोड़े से दिन पहले पता आपको, केंद्र में सरकार है, वो गठबंधन की सरकार बनती है,
तो कुछ जो विपक्ष है उसने मुख्य आरोप क्या लगाया, इस बार जो आपको जो बजट दिया गया वो किसको दिया गया, ज़्यादातर बिहार व आंध्र प्रदेश को ही लगभग बजट का आवंटन कर दिया गया। अब केंद्र सरकार के जो सत्ता पक्ष हैं वो क्या करें कि भाई बिहार काफ़ी दिन से पीड़ित था, तो इस बार हमने उसको विकास कर दिया, तो क्या हो गया, विकास आपने पिछले 10 सालों में नहीं किया, पहली बारी विकास क्यों हो रहा है ऐसा। तो यही होता है जो क्षेत्रवाद और जो भाषावाद है, रीजनलिज्म है, ये जो क्षेत्रीय। अब तमिलनाडु है, तमिलनाडु में मुख्यतः यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय दल वहां पर राज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हिंदी भाषा और तमिल भाषा के बीच में विरोध उत्पन्न करके अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। तो यही करते हैं क्षेत्रीय जो आपके वो होते हैं दल, वो अपनी किसके आधार पर राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय पहचान के नाम पर और भाषा आधारित आंदोलन पे। तो इससे कहते राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती है। अब आपको पता है साउथ में ये जो भाषा वाली मेन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अगले वाला है राजनीतिक अस्थिरता। तो गठबंधन की सरकारें जो अक्सर बनती हैं उसमें क्या होता है, अस्थिरता देखने को मिलती है। कोई इधर किसी की टांग खींच रहा है, कोई इधर किसी की खींच रहा है टांग। तो इससे क्या होता है, कोई भी स्थिर फैसले हैं, जनता हित के फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो इसमें जो नीतियां होती है उसमें निरंतरता का भाव और निर्णय लेने की अक्षमता देखती है। विधायी प्रक्रिया वो पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है इन सब चीज़ों से। अगले वाला पॉइंट है चुनाव में सुधार की आवश्यकता। तो आज के समय अगर आप किसी से पूछो आम जनता से, तो क्या भारतीय चुनाव प्रणाली पर उनको पूर्ण रूप से विश्वास है, तो बहुत सारे ऐसे लोग, मैं ऐसे नहीं कर रहा प्रमुखता या मेजरली, तो हो सकता है काफ़ी लोग आपको ऐसे मिल जाएं जो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं वर्तमान समय की चुनाव प्रणाली से। विरोध के स्वर कहीं दबे कुचले सही, चाहे वो अंतिम व्यक्ति ही सही, उस भीड़ का आपको एक ना एक व्यक्ति उस भीड़ में जरूर मिलेगा जो कहेगा हाँ मुझे भारतीय चुनाव प्रणाली पे शक जरूर है। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उस पर भी काफ़ी लोग इस समय उंगली उठाने का प्रयास करते हैं। उसमें कितनी सत्यता कितनी नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा इस समय जरूर, या ये हमेशा से ही होता आया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा देश है, तो उसको चलाना किसी एक संस्था या कोई भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्या आपको कुछ खामियां देखने को मिलती है चुनाव प्रणाली में। नोटा है उसका सीमित प्रयोग, पारदर्शिता की कमी, और अभी इतना होने के बाद में भी लोग ईवीएम वगैरह पे आवाज़ उठाते हैं। चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन, तो सबसे मुख्य मुद्दा अगर जिस पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है चुनाव आयोग को, वो किसकी है, चुनावी खर्चे पर पूर्ण रूप से सीमा होना, जो सीमा होती है उसका उल्लंघन होता है और बहुत अधिक उल्लंघन होता है। अगर ये एक कानून सुधर जाए तो सारे के सारे है भारतीय जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, वो 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा। सिर्फ एक नियम अगर ईमानदारी से सुधार लिया जाए तो। अगले वाला है ईमानदार उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जाता है। और भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है, अगर आप ईमानदार हो, आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार के नेता नहीं माने जाओगे। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र की कमी। तो राजनीतिक दल हैं उसमें क्या होता है, आंतरिक इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी कमी होती है। अधिकांश दल एक परिवार, आपको पता है भारत में अधिकतर चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कोई भी दल आ जाए, बात बशर्ते वो यही करेंगे कि हम वंशवाद के दल नहीं है। लेकिन आप भी देखोगे उनके जो प्रमुख मंत्री हैं उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वही क्या करते हैं, उन्हीं को क्या कर दिया जाता है, आगे जाकर मुख्यमंत्री या कोई ना कोई पद जरूर से दे दिया जाता है। बस फर्क इतना है कि वो दल नए होते हैं तो उनके अंदर अभी वंशवाद फैलने की इतनी क्या नहीं मिली है, उतनी वो नहीं मिली है, अभी वो इतने बड़े नहीं हुए, थोड़ा वक्त लगेगा, उनके अंदर भी आपको वंशवाद देखने को मिल जाएगा धीरे धीरे। और बाकी के तो सारे दल है वो ऐसे कैसे हैं जिनमें एक परिवार, एक व्यक्ति का ही नियंत्रण रहता है लगभग, जिसने उसको निर्माण किया है। टिकट वितरण में योग्यता, निष्ठा व वंशवाद हावी रहता है। और तो यही पता, आपको पता टिकट वितरण मैंने पहले बता दिया किसके आधार पे होता है, वंशवाद, निष्ठा व योग्यता के आधार पर। योग्यता का कोई मतलब नहीं होता है, आप वोट ला कर आओगे अपनी जाति का, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, उसका प्रभाव है साहब, आप अगर उस पर अपनी पकड़ रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वोट मिल जाएंगे, और वोट मिल जाओगे तो जीत जाओगे। बस यही मायने रखता है, अंतिम लक्ष्य ये रहता है। तो इससे क्या होता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हास होता है इन सब चीज़ों से। अगले वाला पॉइंट है लैक ऑफ गवर्नेंस, सुशासन की कमी। तो जो भारत में सबसे बड़ी कमी क्या है, योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर है।
मतलब भारत में, मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि जो भारत में जो कानून या नियम नीतियाँ बनती हैं वो इतने सुनहरे पन्नों पर बहुत अच्छे से उन्हें अलंकृत किया जाता है, लेकिन जैसे वो इतनी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, जब तक वो आम जनता के पास पहुँच जाते हैं तब तक उनके जो पेज है वो पूर्ण रूप से पीले पड़ जाते हैं और गल जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है भारत में, योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन 10% तक भी नहीं पहुँच पाता जनता के पास। अगला है जनता का सीधा संवाद की कमी। तो आपको पता, पहले फिर भी जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ाव रखते थे, लेकिन आज के जनप्रतिनिधियों को वैसे भी रील काटने से कम समय मिलता है। उसके अलावा साथ के साथ जनता से जुड़ाव, जनता से संबंधित आंदोलनों में जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा उनका भागीदारिता देखने को नहीं मिलती है। अगले वाला जवाबदेही का अभाव। तो भारत में जवाबदेही है उसका बहुत कम अधिकार है। कौन है वो मंत्री से, कौन व्यक्ति है भारत में जो सरकार से सवाल करने का अधिकार रखता है, वो होती है जनता। और जनता खुद अगर एक नेता की सेल्फी मिल जाए तो खुश रहती है। तो जवाबदेही तय कौन करेगा इन सब चीज़ों की? आप करोगे, लेकिन आपको तो खुद को इस चीज़ में फुर्सत नहीं होती है कि आप जवाबदेही छोड़िए, आप खुद एक सेल्फी लेने के चक्कर में रहते हो कि भैया जी मुझे मिल जाए। अगले वाला सूचना और शिक्षा की कमी। कई नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों कर्तव्यों से अनजान होते हैं। तो कई नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं था उन राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं उनके, और कर्तव्यों से क्या रहते हैं, अनजान रहते हैं। इससे मतदान में जागरूकता और भागीदारिता कम होती है। तो इससे ये भी हो जाता है कि भाई लोग क्या होते हैं, कम लोग भाग लेते हैं मतदान के अंदर, और इससे गलत व भावनात्मक आधार पर मतदान हो जाता है। अगले वाला पॉइंट है न्यायिक विलंबन या न्याय की पहुंच से बाहर। तो न्याय, भारत में जो न्यायपालिका है उसका भी अभाव देखने को मिलता है। उसमें इतने मामले लंबित हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को निपटाया जाए आज ही तो लगभग निपटाने में 300 वर्ष लग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके निपटने के लिए तो अगले जनरेशन आने वाली है हमारी कई। तो इतना लंबित पेंडिंग मामले पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। तो एक तो ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या भारत में, आमजन के समय को न्याय नहीं मिल पाता। इससे न्याय व्यवस्था पर क्या हो जाता है, विश्वास उठ जाता है। तो न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है तो किसके पास ज़्यादा देखते हैं, कार्य प्रणाली की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, और उन्हें और अधिक मौका मिलता है भ्रष्टाचार करने का। अगले वाला है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को संवैधानिक ढांचा सशक्त है, किंतु इसे कार्य प्रणाली पर व्यवहारिक व नैतिक चुनौतियां प्रभावित होती हैं। क्या होता है, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था वो संवैधानिक है, उसमें बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन जो व्यवहारिक और नैतिक चुनौतियों से इस समय है वो भारतीय संवैधानिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली वो जूझ रही है। इसमें क्या है, राजनीतिक दल हैं, इनको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी, आम नागरिक को मजबूत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। चुनाव प्रणाली व राजनीतिक दल एवं शासन प्रणाली में सुधार लागू किए जाने चाहिए। इससे क्या होगा, एक स्वस्थ लोकतंत्र व एक स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली से ही पनपता है। तो ये लाइन आपको लास्ट में लिख के आ जानी है। तो चलो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो सम्मुख चुनौतियां हैं उससे संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा दिया है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताना और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। राष्ट्रवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, उदारवादी उग्रवादी के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप क्या, जो निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से प्रश्न आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। इसके अलावा भी मैंने सारे आपके जितनी भी चारों यूनिट हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप। तो भारत, आपको पता है हर एक देश का जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, उसका एक स्वरूप होता है, उसका एक क्या होता है, एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले अपन जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो दुनिया के राष्ट्रवाद से कैसे अलग था, क्यों अलग था? आपको पता है भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जातियाँ बोली जाती हैं, और साथ के साथ अलग अलग प्रकार के धर्म और संस्कृतियाँ वो हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो आपको पता है हमारा देश है, भारत देश है, वो अनेक विविध भाषाओं का, जातियों का, धर्म का और बोलियों का क्या है, देश है। अब आपको पता है हर एक जो विभिन्न जो बोली है, जाति है, धर्म है, सबका अपना अपना एक अलग लक्ष्य होता है, लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रवाद ने सभी लोगों को एकजुट किया, सभी लोगों को एक साथ लेकर आया, और सभी ने एक साथ मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ, या जो उपनिषद जो ब्रिटिश सरकार उसके खिलाफ
जो लड़ाई लड़ते हैं और भारत को आज़ाद होने में योगदान देते हैं। तो यही है कि जो और दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई अपने स्वतंत्रता से संबंधित, उससे भारतीय जो स्वतंत्रता की क्रांति है वो इसीलिए अलग थी क्योंकि भारत अनेक विविध प्रकार की संस्कृतियों, धर्म और विविधताओं से जुड़े होने के बावजूद भी एक था। यही अंतर है सबसे बड़ा। जो यूरोप की अनेक क्रांतियां, जो फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति और अमेरिका की क्रांति से भारतीय क्रांति इसीलिए विविध थी। उन सभी लोगों की लगभग क्या था, उनका जो वर्ग बटे हुए थे वो 2-3 वर्गों में थे। भारत है वो अलग अलग वर्गों में बटे होने के बावजूद सारा का सारा देश एकजुट होता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसमें क्या मेन पॉइंट है, धार्मिक और जो सांस्कृतिक विविधता है वो भारत में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग एक थे। यह उपनिषद दमन के प्रतिशोध का विकसित हुआ। इससे क्या हुआ, इतने धार्मिक संस्कृतियां होने के बावजूद भी जो अंग्रेज सरकार का जो उपनिवेशिक काल था उसका क्या दमन करने के लिए प्रतिशोध, मतलब अंदर से जो उनके प्रति जो घृणा की भावना वो उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद का विकास में बुद्धिजीवियों, मतलब पढ़े लिखे लोगों ने, छात्रों ने, किसानों और महिलाओं ने, सभी वर्ग ने अपना क्या दिया, प्रमुखता से योगदान दिया है स्वतंत्रता के आंदोलन में। इसका उद्देश्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। तो उस आपको पता है उस समय भारत के अंदर सबसे बड़ी कमजोरियां क्या थी, हम ना सिर्फ अंग्रेजों से गुलाम थे बल्कि हम कुछ जो पुरानी अपनी सामाजिक कुरीतियां थी उनसे भी पीड़ित हो चुके थे। हमारे अंदर शिक्षा का अभाव था, आर्थिक रूप से गरीबी भी फैल चुकी थी। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो सामाजिक व सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है वो उभर कर आता है। ये सिर्फ एक क्या राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन ही नहीं था। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, कॉज फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो क्या क्या कारण रहते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, कि क्यों भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है वो उठ खड़ा होता है और हमारे भारतीय लोग हैं वो स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां। तो आपको पता है जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजों की सरकार, उसने क्या किया था, भारी कर व्यवस्था लगा दी थी। तो आपको पता है भारतीयों पर इतना कर थोप दिया था कि उनको कर देना संभव नहीं हो पा रहा था। साथ के साथ आर्थिक दौर, अंग्रेज क्या करते थे, बाहर से पैसा कमाते थे और उसे अंग्रेज जो इंग्लैंड देश है वहाँ पर भेज देते थे, अपने देश में भेज देते थे। साथ के साथ भारतीय लोगों का जो व्यापार था, कॉटन इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्री थी, इन सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और अपने वहाँ से मशीनों से बने सस्ते कपड़े लाकर यहाँ पर बेचना शुरू किया। तो भारतीय जो उद्योग थे वो भी ख़त्म होने लगे और जो पैसा आता था जो कर का, उसे ना भारतीयों पर लगाते थे बल्कि कहाँ कर देते थे, अपने देश में भेज देते थे। तो इसलिए क्या होता है, आर्थिक दोहन भी एक मुख्य नीति रही जो शोषणकारी नीतियों में से। कृषि का विनाश, तो आपको पता है जो नील की खेती हो गई, भारी कर लगाना हो गया और उस समय अकाल वगैरह भी इतने ज़्यादा पड़े थे कि जो भारत में जो कृषि है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी थी। और उस समय हमारी लगभग 60 से 70% जनसंख्या वो सिर्फ किस पर निर्भर करती थी, आपको पता है कृषि पर निर्भर करती थी। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा गरीबी के शिकार होते जा रहे थे। अगला है ग्रामीण उद्योगों का पतन। साथ के साथ क्या होने लगा, जो ग्रामीण जो उद्योग होते थे, ग्रामीण में वो जो कुटीर उद्योग होते, छोटे उद्योग है, उनको भी खत्म कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अपने सस्ते प्रोडक्ट मशीनों से बने हुए वो लाकर इंडिया में इंपोर्ट करने लग गए थे। भारतीय नवजागरण और शिक्षा का प्रसार, साथ के साथ क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो शिक्षा नीति है उसको लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा और लोग हैं वो धीरे धीरे शिक्षित होते चले गए। इससे क्या हुआ, वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ। तो लोगों ने जाना कि कैसे इंग्लैंड, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो, ये इटली हो गई, यहाँ पे क्रांति हुई और लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करी। साथ के साथ लोगों को ये समझ में आने लग गया कि अब हम पुरानी तरीके से, पुराने विचारधाराओं से नहीं जी सकते, हमें आधुनिक जो वैज्ञानिक विचारधारा है उसको लेकर ही आना पड़ेगा, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि लोग हैं। इन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ, शिक्षा का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन खड़ा करने में।
अगले वाला प्रिंट मीडिया और संचार का विकास। साथ के साथ क्या होने लगा, अखबार हो गए, पुस्तक हो गए और पत्रिकाओं ने राष्ट्रवाद को व्यापक रूप दिया। तो जो अखबार हो गए, उस समय के जो अखबार होते थे, पुस्तक होते थे और पत्रिकाएं, तो आपको पता है भारतीय लोग पढ़ने लगे थे, तो जो बड़े बड़े नेता होते थे उन्होंने अपने खुद के क्या क्या अखबार निकालने शुरू किए, पत्रिकाएं पुस्तक निकालने खुद की शुरू करी, जो देशभक्ति और राष्ट्रवादी आंदोलन को और बढ़ाने में, एक नई दिशा देने में उन्होंने क्या दिया, मुख्य योगदान रहा। साथ के साथ रेल, तार और डाक व्यवस्था ने और इस जो राष्ट्रवादी आंदोलन ने इसको और मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एएच होम के द्वारा 1885 में उसकी शुरुआत की गई। शुरुआत एक उसका लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और इसका जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता था हर साल, वो एक इतना महत्वपूर्ण पहलू था कि उसमें जो प्रमुख जो लोग होते थे वो एक जगह इकट्ठे होते थे, साथ के साथ विचार रखते थे कि हमें आगे की क्या भविष्य में रणनीति बनानी है अपनी राष्ट्रीय आंदोलन को देने की। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था उभर कर आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको नई दिशा दी। अगले वाला पॉइंट है बंगाल विभाजन। तो 1905 में आपको पता है जो बंगाल विभाजन है वो एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जिसमें क्या करते हैं अंग्रेज अपना, उन्हें लगता है कि अब जो भारतीय लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं, अब वो अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो और उसकी जो मुख्य शुरुआत है, मुख्य धारा, वो कहाँ से, बंगाल से जुड़ती थी, क्योंकि बंगाल से बड़े बड़े क्रांतिकारी, देशभक्ति, कवि और ये सब चीज़ें ज़्यादातर कहाँ से निकल कर आ रहे थे, बंगाल से निकल कर आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर 2 स्थानों में बांट दिया। कब, 1905 के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, जो भारतीय लोग उनके जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है और बंगाल विभाजन के ऊपर व्यापक रूप से क्रांतियाँ होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिससे लोगों में जन जागृति जागरूक हुई कि अंग्रेज है वो फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करें और हमें अब सतर्क रहना चाहिए। विश्व में हो रहे आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। तो आपको पता है, मैंने जैसा कि बताया कि अमेरिका, इटली और फ्रांस के जो आंदोलन थे, इन्होंने भी एक भारतीय लोगों को नया धारणा दी कि हम भी प्रयास कर सकते हैं, हम भी अपने आंदोलन, हम भी अगर प्रयास करें तो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अलग अलग देशों में हो रहे जो आंदोलन है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा भारत को स्वतंत्र कराने में। अगले वाला पॉइंट है उदारवादी व उग्रवादी गुटों का उदय, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट विंग्स की जो स्टेब्लिशमेंट होता वो। तो उदारवादी लोग कौन होते थे, तो उदारवादी वो लोग होते थे जो अंग्रेज़ों के साथ में क्या करते थे, अंग्रेज़ों के साथ में बैठकर बातचीत कर कर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करते थे। समझ में आ गया, वो दया याचना हो गया, उपाय हो गए, प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करते थे, अंग्रेज़ों से सुधार करने का प्रयास करते थे, न्याय मांगने का प्रयास करते थे। ये अंग्रेज़ों को क्या करते थे कि ये मानते थे कि अंग्रेज हैं वो न्याय प्रिय है, मतलब वो हमें न्याय दे देंगे, और वो धीरे धीरे की जो सुधार नीति कि भाई धीरे धीरे वो चीज़ों में सुधार हो जाएगा, इन सब नीतियों पर कार्य करते थे। इसमें प्रमुख नेता कौन थे उदारवादी में, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये सब वो नेता हुए जो क्या थोड़ी उम्र में ज़्यादा बड़े थे। तो इनके द्वारा ये विचारधारा थी कि भाई अंग्रेज है उनको अगर अपन प्रार्थना कर कर भी क्या कर सकते हैं, जो अपना हक है वो मांग सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। खास बात इनकी विचारधारा ये भी थी कि इससे क्या होगा, अगर अपन जो सीधी फेस टू फेस लड़ाई करेंगे तो अंग्रेजों के पास ज़्यादा ताकत है, सत्ता है, वो क्या कर सकते हैं, इससे हमारा ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये सामने की लड़ाई से बचते थे, आंदोलनों से जो बच लेते, बड़े आक्रोश आंदोलन हो गए या फिर जो हिंसा हो गई उनसे बचने का प्रयास करते थे, बल्कि प्रार्थना, याचना और अहिंसा आंदोलन जैसे आंदोलन का सहयोग लेकर न्याय करने की बात करते थे। समझ में आ गया, नाम याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। अगले वाले उग्रवादी आंदोलन, उग्रवादी। तो उग्रवादी कौन होते थे, इनका क्या था, इनका यही था कि जो क्या करते थे, जन आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन बनाते थे, तीव्र विरोध। इनका यही था कि अंग्रेजों से, इनका यही मानता था कि अंग्रेज होते कौन है हमारे देश पर राज करने वाले, हम इनसे क्यों बात करें, हम थोड़ी इनकी ज़मीन पे जाकर रह रहे हैं, ये हमारे देश पे अतिक्रमण कर रह रहे हैं, तो हमें इनसे बात नहीं करना चाहिए, सीधा जन आंदोलन करना चाहिए, तीव्र विरोध करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो हिंसा का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये इनमें से कौन होते थे प्रमुख, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो यही सब लोग थे। ये क्या था, थोड़े
जो छोटी कम उम्र के लोग थे, जो थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिवली लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते थे। तो ये इन सब नेताओं को क्या बोला जाता है? उग्रवादी नेताओं के नाम से जाना जाता है। इनका क्या था प्रमुख नारा? स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कि भाई स्वराज है वो हमारा अधिकार है, जन्म से ही अधिकार है। इन अंग्रेजों ने हमारा अधिकार छीन रखा, तो हम इनसे दया याचना प्रार्थना क्यों करें? समझ में आ गया? तो इनके द्वारा प्रमुख आंदोलन ये थे कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग में लेना। तो आपको पता है कि जो उग्रवादी और उदारवादी हैं, इनके बीच में क्या हो गए? मतभेद हो गए थे और ये अलग भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर वापस मिल जाते हैं। तो इनके पीछे क्या होता था? अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता। तो आपको पता है जो उग्रवादी हैं वो लड़ाई करने में, हिंसा में विश्वास रखते थे। उदारवादी हैं वो क्या करते थे कि भाई कोई नहीं, प्रार्थना से भी काम चल सकता है। दूसरे नंबर पॉइंट है आंदोलन की गति और स्वरूप को लेकर विरोध। तो जो उदारवादी लोग हैं ये धीरे धीरे आंदोलन को बढ़ाने में प्रयास करते थे, लेकिन उग्रवादियों का सीधा मानना था कि बड़े जन आंदोलन करने चाहिए हमें, ताकि हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। और इनका जो विभाजन है वो कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर इनका क्या होता है? विभाजन हो जाता है। जो उग्रवादी और उदारवादी जो गुट हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो आपको बताना है 1907 का सूरत अधिवेशन किसने, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब निष्कर्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद एक समावेशी सामाजिक व न्यायिक चेतना थी। मतलब जो भारतीय राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो क्या था? एक समावेशी, मतलब जिसमें सभी लोगों का योगदान रहा। सामाजिक मतलब जो प्रत्येक प्राणी है, सामाजिक प्राणी उसका, तथा राजनीतिक मतलब हमारे समाज और राजनीति दोनों को बदलने का इस जो आंदोलन है इससे प्रयास किया गया। जिसमें भारत में उपनिषद काल, जो अंग्रेजों की जो दास्ता थी, अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कर रखा था, कब्जा कर रखा था, उसको हटाने का प्रयास किया। तथा अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक मंच पे आए, जिसमें उदारवादियों की नींव और उग्रवादियों की ऊर्जा ने दोनों ने मिलकर क्या क्या? स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति दी और क्या है? भारत को आज़ाद करने का नई दिशा देकर प्रयास किया। तो यही होगा आपका क्वेश्चन। जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन है उसमें उसका क्या स्वरूप रहा, और राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय में उदारवादी व उग्रवादियों का क्या योगदान रहता है, उनमें क्यों विभाजन होता है, सारा प्रश्न हमने देखा। और इससे संबंधित और भी मैंने सारे प्रश्न करा रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका BA 4th सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उनके जो सॉल्यूशन है उसमें से जो अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्य शक्तियाँ विस्तृति का परीक्षण कीजिए। तो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है उसके क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और उसकी क्या स्थिति होती है, तो इस पर आपको सविस्तार से टिप्पणी करनी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग बहुत बार ये पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटिव प्रश्न। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को कर दोगे। साथ के साथ जो और के बाकी मैंने प्रमुख आपका जो पेपर होगा 4th सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान के, उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे मैंने पहले करवा दिए हैं। तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो आपको पता है भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। मतलब सबसे बड़ा जो पद होता है केंद्र सरकार में वो किसका ही होता है? प्रधानमंत्री का ही होता है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद भी किसका होता है भारत में? प्रधानमंत्री का ही होता है। वो ना सिर्फ केंद्र सरकार का ही प्रमुख होता है, बल्कि वास्तविक कार्यपालिका आप समझो जो तीनों को देखती है, एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, सबसे ज़्यादा किसके पास रहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं। वो ना सिर्फ मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, ना सिर्फ मंत्री परिषद होती है जो केंद्र में उसको संभालता है, बल्कि राष्ट्र की जितनी भी नीतियाँ होती हैं, जितने भी नियम हो गए, नीति हो गए, कानून हो गए, उनको बनाने का कार्य भी कौन करता है भारत में? प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की भारतीय संसदीय जो शासन प्रणाली उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है। सबसे जो महत्वपूर्ण जगह वो किसकी है? प्रधानमंत्री की ही मानी जाती है। तो
ये तो थी आपके प्रधानमंत्री से संबंधित जो प्रमुख बातें थी या जो परिचय था वो। अब देखेंगे उनसे संबंधित मुख्य बिंदुओं को। तो अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। तो जो आपको पता है भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आमतौर पर लोकसभा में क्या करते हैं, कैसे की जाती है? आपको पता भी जो चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ, जिसको बहुमत प्राप्त हुआ तो बहुमत तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ तो गठबंधन की सरकार बनी, या फिर समझ लीजिए कि बहुमत मिल गया तो किसी एक आप मान लीजिए बी पार्टी को क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। अब बी पार्टी के जो जितने भी लोकसभा से चुनकर आए, जितने भी जो लोग होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं वो सारे एक साथ बैठते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो साहब इस व्यक्ति पर क्या है, समर्थन देते हैं, इस व्यक्ति पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारा नेतृत्व कर सकता है। तो बी पार्टी के जो लोग होते हैं इन्होंने एन नाम के व्यक्ति का नाम प्रस्ताव दिया कि हमें एन नाम का जो व्यक्ति है इस पर क्या हमें पूर्ण भरोसा है और हम इसको क्या कर सकते, क्या करेंगे, इसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसी का जो प्रमुख नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति है वो अन्य जो मंत्री होते हैं उनके जो नियुक्ति है वो किसके आधार पे करता है, आपके प्रधानमंत्री के कहने पर। इसीलिए जो आपको पता है प्रधानमंत्री का पद वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं उन सब की नियुक्ति भी किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वही प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद वो मिलकर भारत की सारी नीतियों का निर्माण करना, देश का विकास करना, सारी चीज़ों में किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री और इसकी मंत्री परिषद के हाथों में ही होती है। अगले वाला पॉइंट है सरकार, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ। तो क्या क्या कार्य होते हैं, प्रमुख और शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री के पास में? सबसे पहली शक्ति होती है कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। तो क्या करता है कार्यपालिका में, जो क्या क्या कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के? मंत्री परिषद का गठन करना, मतलब जो मंत्री परिषद होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं उन सब का गठन, उन सबको चुनने का कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। साथ के साथ उनको पद से हटाने का भी कार्य किसी का होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है। अगर प्रधानमंत्री को लगे कि हमारा कोई भी मंत्री है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो क्या कर सकता है, उन्हें ना सिर्फ नियुक्त कर सकता है बल्कि हटा भी सकता है। साथ के साथ राष्ट्रपति को सलाह देने का भी कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। किस अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत। साथ के साथ सारे जो मंत्रालय होते हैं उनके कार्यों के बीच में उनके जो मंत्री होते हैं उनके क्या करना, समन्वय स्थापित करना। भाई सभी जो मंत्री हैं अगर वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके जो मंत्रालय हैं अगर किसी मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं चल रही है तो उसके भाई मंत्री को पूछ लिया, उनके अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि भाई हाँ भाई क्यों काम नहीं कर रहे हो आप अच्छे से। तो ये सारे काम किसके होते हैं, प्रधानमंत्री के ही कार्य होते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पर्यटन मंत्रालय है उसकी शिकायत है कि जो आपका हमें अच्छे से जो पैसा आवंटित नहीं हो रहा है राजस्व मंत्रालय से, तो उनसे बीच में बात कर सकते हैं। तो अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनके बीच में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी सॉर्ट आउट कौन करता है, प्रधानमंत्री ही सोल्व करता है। साथ के साथ जो भारत में अलग अलग प्रकार की नीतियाँ लागू होती हैं उसके लिए जो बैठक होती है कैबिनेट की बैठक, उसकी अध्यक्षता करने का भी कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का ही होता है। तो कैबिनेट की बैठक उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। 2 नंबर पॉइंट है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं संसद में जो अलग जो सत्र होता है उसको जो सत्र बुलाने का और उसको स्थगित करने की भूमिका भी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की ही होती है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब संसद से संबंधित जितने भी नियम होते हैं। तो अगर संसद में जो आपको पता है 3 प्रकार के जो सत्र होते हैं, मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया और जो आपको पता है जो दिसंबर में चलता है, वो 3 प्रकार के आपके जो सत्र होते हैं, तीनों के सत्रों को बुलाने की किसका कार्य होता है, आपका प्रधानमंत्री की उसमें प्रमुख भूमिका होती है। सरकार की नीतियाँ संसद में प्रस्तुत करने, तो जितने भी कानून आते हैं, जितनी भी नीतियाँ आती हैं उसमें जो प्रमुख रूप से लागू करने का किसका हक होता है, उसमें प्रधानमंत्री की जरूर से हामी होनी चाहिए, जरूर से हाँ होनी चाहिए, तभी वो क्या आ सकती हैं, संसद के पटल पर आ सकती हैं। अगले वाला महत्वपूर्ण
विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करना। तो भाई अगर कोई भी जो भी पार्टी है, बी पार्टी नाम की अगर पार्टी बहुमत में है, तो उसका क्या क्या एजेंडा रहा था, उस एजेंडे के जो प्रमुख विधेयक होते हैं, जो प्रमुख कानून होते हैं, उनको लाने का कार्य भी कौन करता है? संसद में प्रधानमंत्री करता है, ताकि क्या हो सके, एक प्रभावी ढंग से एक मैसेज जाए जनता के बीच में कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, सजग है, सतर्क है और वो हमारे विकास के कार्यों को करना चाहता है। अगले वाले पॉइंट है महत्व, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो भाई सरकार का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कि जो उनकी सरकार है, उनके जो मंत्री परिषद है वो अच्छे से कार्य करें। तो ये होते हैं सारे के सारे विधायिका से संबंधित शक्तियाँ। अगले वाला पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। तो आपको पता है बजट का निर्माण करना और संसद में प्रस्तुत करने में मार्गदर्शन करना। तो प्रस्तुत तो बजट है वो कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। लेकिन बजट में क्या विशेष बातें रहेंगी इस बार हमें किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास करना है, किस क्षेत्र में हमें विशेष ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ों को बताने का, मार्गदर्शन करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। साथ के साथ जो संसदीय समितियाँ होती हैं उनमें वित्तीय जो प्रस्ताव दिए जाते हैं उसकी अनुशंसा भी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो जितनी भी संसदीय समितियाँ होती हैं उसमें क्या क्या जो वित्तीय जो सहायताएं हैं, वित्तीय जो मदद दी जाएगी, उसमें किसका योगदान रहता है? प्रधानमंत्री का प्रमुख रूप से योगदान रहता है। 4 नंबर प्रश्न है विदेश नीति में संबंधित भूमिका, फॉरेन पॉलिसी। तो आपको पता है भारत में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री वो अलग अलग देशों की कहाँ पर जाते हैं? यात्रा के लिए जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की G7 की मीटिंग हो गई, चाहे आपको ब्रिक्स की मीटिंग हो गई, सेना कंट्री की मीटिंग हो, मतलब जो भी बड़ी बड़ी देशों की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत की तरफ से भारत का प्रधानमंत्री ही करता है। साथ के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, समझौते और वार्ताओं में भी भागीदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। तो आपको पता है भारत में प्रधानमंत्री ही मुख्य रूप से कार्यपालिका, विधायपालिका हो और चाहे विदेश नीति हो, सब में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? जो आपका प्रधानमंत्री होता है उसी की ही जवाबदेही होती है, वही सब चीज़ें डिसाइड करता है। अगले वाला पॉइंट है आपातकालीन भूमिका। तो इमरजेंसी लगती है उस समय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन व अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति को सलाह देना। अब देश की स्थिति में अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो लग रहा है कि भाई आपातकाल लगाना है, तो इसमें सलाह कौन देता है? आपको पता है प्रधानमंत्री वही सलाह देने का कार्य करता है। सुरक्षा मामलों पर मंत्री परिषद का संचालन करना। तो सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसमें मंत्री परिषद को चलाने का कार्य भी प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। तो ये सब चीज़ें जो इमरजेंसी से संबंधित पावर्स होती हैं प्रधानमंत्री के पास में। अब अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री की स्थिति, पोजीशन ऑफ पीएम। तो प्रधानमंत्री प्रथम के बीच में प्रथम, मतलब फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों में क्या होता है? प्रथम होता है और क्या करता है? सबसे प्रमुख और नेतृत्व करता होता है। मतलब सारे मंत्री परिषद होती है जो वो किसके इशारों पर काम करती है? प्रधानमंत्री के इशारों पर कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट क्या है? सरकार की रीढ़ की हड्डी। तो आपको पता है भाई प्रधानमंत्री है वो क्या करता है? नेतृत्व करता है। अगर प्रधानमंत्री के द्वारा अगर कोई गलती होगी तो पूरी सरकार के द्वारा होगी। अगर प्रधानमंत्री अगर सरकार अल्पमत में है तो प्रधानमंत्री की सीट चली जाती है। तो रीढ़ की हड्डी सरकार की कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी को सारी जो जनप्रतिनिधि हैं वो समर्थन देते हैं और जनप्रतिनिधियों को समर्थन कौन देती है? जनता देती है। तो इनडायरेक्टली रूप से सारी जनता का जो बहुमत की जो जनता है भारत में, उसका समर्थन उस प्रधानमंत्री को होता है, वो सबका चहेता होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है? सारे जो सरकार है उसका प्रमुख चेहरा और रीढ़ की हड्डी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु। तो आपको पता है राष्ट्रपति हो गया जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में प्रमुख संपर्क साधने का कार्य करता है। मतलब आपको पता है कोई भी अगर संसद में कानून आ रहा है और अगर वो पारित होने में कहीं बाधा आ रही है तो क्या कर सकता है? वो भाई जो विपक्ष के नेता हो गए, विपक्ष की मीटिंग बुला ली जाएगी। समझ में आ गया? लोकसभा राज्यसभा में कहीं दिक्कत आ रही है तो उस पर बात की जाएगी, राष्ट्रपति से सलाह ली जा सकती है। तो सारी चीज़ों के बीच में, सभी लोगों के बीच में संपर्क करने का प्रमुख जो व्यक्ति होता है वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
अगले वाला पॉइंट है लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का केंद्र करना। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री का है वो लोकतंत्र से के प्रति उत्तरदायित्व है उसका होता है कि भाई आपको जो लोकतंत्र है उसको सही से चलाना है, उससे संबंधित कानून बनाने हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलाव कर सकता है, क्योंकि भाई कितना बड़ी उसके पास जन समर्थन होता है, लेकिन उन नीतियों को समर्थन करना, सही से लागू करना, सब व्यवस्थाएं सही से चले, ये भी किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती हैं। यथार्थ में राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो नियम है, कानून है, फैसले वो लेने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो वास्तविक जो नेतृत्वकर्ता वो कौन होता है? भारत में प्रधानमंत्री ही होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री की शक्तियों की सीमाएं। तो क्या क्या जो शक्तियां होती हैं जिन जो सीमित होती है प्रधानमंत्री की, तो क्या होती है? संवैधानिक ढांचे की सीमाएं। तो क्या होती है? राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका बनी रहती है। भाई चाहे कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी शक्तिशाली पद हो प्रधानमंत्री का, लेकिन आखिरी जो मोहर है वो किसकी लगती है? राष्ट्रपति की लगती है। तो राष्ट्रपति वो है वो क्या होता है? चाहे उसमें शक्तियां कम हो, लेकिन उसके पास भी इतनी शक्तियां होती हैं कि वो प्रधानमंत्री की शक्तियों को क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है। इसलिए संवैधानिक रूप से जो प्रधानमंत्री की शक्तियां उसको नियंत्रित किया गया है। अगले वाला पॉइंट है लोकसभा में बहुमत खोने पर त्यागपत्र की आवश्यकता। तो क्या हो गया? लोकसभा के अंदर है वो अल्पमत में आ गई सरकार, जितना बहुमत के लिए चाहिए उतने लोग नहीं है सत्ता के अंदर, तो क्या हो गया? अब उस जो प्रधानमंत्री है उसको क्या देना पड़ेगा? अपना त्यागपत्र वो देना पड़ेगा। दूसरे वाला पॉइंट क्या? दल के अंदर विरोध होने पर नेतृत्व का संकट। तो भाई दल में विरोध हो गया, जो जनप्रतिनिधि है उनको नहीं है समर्थन प्रधानमंत्री को, वो नहीं चाहते कि वो चाहते हैं किसी नए व्यक्ति को अब मौका दिया जाए, तो क्या हो सकता है? उस प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। अगले वाला पॉइंट क्या? न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका को संतुलित बनाए रखना। तो भाई आपको पता है न्यायपालिका है जो वो क्या करती है? विधायिका से बनाए गए जितने भी नियम कानून हो सकते हैं उनको रद्द करने का अधिकार रखती है। तो उनके बीच में समन्वय बनाए रखने न्यायपालिका के साथ भी बहुत जरूरी होते हैं। निष्कर्ष की बात करें, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक शक्ति का केंद्र होता है। भारतीय जो संसदीय परंपरा है उसके अंदर, या भारतीय जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके अंदर वह प्रशासन या फिर जो मंत्रिपरिषद उसका संचालन करता है, नीतियों का निर्माण करता है और देश का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका ऐसे, जैसे पंडित नेहरू ने कहा था, प्रधानमंत्री वह सूर्य है जिसके चारों ओर सरकार के ग्रह चक्कर लगाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री वह सूर्य है, मतलब वह मुख्य केंद्र है, वह मुख्य बिंदु है जिसके चारों ओर और सारे ग्रह जिस तरह चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से सारी मंत्रिपरिषद उनके चारों तरफ इर्द गिर्द रहती है। तो ये तो था आपका अगले वाला पॉइंट। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो 4th सेमेस्टर का जो पेपर होता है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी पूरी मैं सीरीज करा रहा हूँ। तो आपके सामने जो अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्वावलोकन पर सविस्तार टिप्पणी कीजिए। तो ये प्रश्न काफ़ी बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया, मोस्ट इफेक्टिव प्रश्न है। तो आपको इस क्या करना है? इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर लोगे। साथ के साथ मैं आपको एक बात बता दूं, इससे जो आपका प्रमुख जो राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होगा 4th सेमेस्टर का, उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने पहले करा दिए हैं और उसकी जो प्ले लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा प्ले लिस्ट का लिंक, आप वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करें अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो परिभाषा की अगर अपन बात करें न्यायिक पूर्वावलोकन की, तो न्यायिक पूर्वावलोकन की क्या परिभाषा होती है? यह परिभाषा होती है कि न्यायपालिका है भारत की, वो संसद के द्वारा, भारतीय संसद है उसके द्वारा, राज्य के विधानमंडल है या कार्यपालिका के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, कोई कानून बनाया जा रहा है, अगर वह उसकी संविधान के उस पर जो न्यायपालिका वो क्या कर सकती है? उसकी समीक्षा कर सकती है, उस आदेश को, निर्णय को अब संविधान के जो ढांचा है उस पर वह फिट बैठ रहा है, सही है या नहीं सही है, या उसमें कोई बदलाव करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका जांचने का काम कर सकती है। और अगर वह असंवैधानिक पाया जाता है, मतलब वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको क्या कर सकती है? उसको रद्द भी कर सकती है। तो इसी जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है, न्यायिक पूर्वावलोकन के नाम से
जाना जाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो संविधान के विरुद्ध अगर कोई कार्य नहीं हो सकता, यही सुनिश्चित करना किसका कार्य है? न्यायिक पूर्वावलोकन का कार्य है कि भाई जो संविधान है उसके खिलाफ हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। संविधान ही हमारा अंतिम स्रोत है अपने लोकतंत्र का, तो उसके विरुद्ध अपन जाकर कोई भी निर्णय या कानून नहीं बना सकते, और ऐसा कानून नहीं बना सकते जो जनता के हित में नहीं हो, जनता के विरोध में हो, और जनता के जो अधिकार है उनका उसमें उल्लंघन हो रहा हो। तो यही है, इसी जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यायिक पूर्वावलोकन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संवैधानिक व्याख्या। तो भारत में जो न्यायिक पूर्वावलोकन है उसकी संवैधानिक व्याख्या क्या है? अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि राज्य संसद है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो न्यायिक अधिकारों को क्या करे? उल्लंघन करे। और अगर संसद है वो ऐसा कोई कानून बना देती है तो उसे तुरंत शून्य से शून्य वॉइड अब इंट्यू माना जाएगा, मतलब उसे तुरंत है रद्द किया जाए, उसे तुरंत क्या माना जाएगा? उसे बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है, उसे तुरंत ही रद्द किया कर दिया जाएगा। तो यही है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती संसद, कुछ ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सके। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की जाती है जो न्यायिक पालिका के द्वारा, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उसमें होता है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। मतलब संविधान है वो क्या है? भारत के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? संविधान है। तो संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनी रहे, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? न्यायिक पूर्वावलोकन के द्वारा सुनिश्चित होती है। अगले वाला पॉइंट है कार्यपालिका एवं विधायपालिका पर नियंत्रण करना। मतलब जो संसद हो गई या फिर जो अधिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण किया जाता है इस नियम के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन के द्वारा। अगर ये नियम नहीं हो तो क्या हो जाएगी? मनमर्जी हो जाएगी, संसद वो तानाशाही के रूप में कार्य करना शुरू कर देगी, हर कोई नियम बना देगी भाई जनता के हित में ना हो, जनता कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में। अगले वाला पॉइंट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। साथ के साथ जो आपको पता है मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी हैं हर भारतीय नागरिक के लिए, तो उनकी रक्षा करने का कार्य भी कौन करता है? न्यायिक पुनर्वलोकन है वो करता है। अगले वाला पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच में अपनी शक्तियों का विभाजन होता है, उसके बीच में संतुलन बनाने का कार्य भी इस जो नियम है उसके द्वारा होता है, न्यायिक पूर्वावलोकन के द्वारा होता है। तो अब ये सब चीज़ें हैं जो न्यायिक पूर्वावलोकन है वो कहाँ कहाँ कौन से महत्वपूर्ण ऐसे केस रहे जिनमें देखने को मिला। तो सबसे पहला है केशवानंद भारती केस हुआ जो 1973 के अंतर्गत, उसमें हमें यह देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है? न्यायालय ने कहा था कि न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन है। न्यायालय ने कहा था संविधान संशोधन भी न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन है। अगर संविधान में कोई प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उसको भी क्या कर सकती है? न्यायालय है वो पूर्वावलोकन कर सकती है, और अगर वो असंवैधानिक पाया जाता है तो उसको रद्द भी कर सकती है। अगले वाला पॉइंट है आगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही गई थी केशवानंद भारती केस में? सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रहा ये। इसमें क्या कहा गया था कि जो संविधान है उसके मूल ढांचा, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी नहीं बदला जा सकता है। तो एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बात कही गई थी उनके द्वारा। अगले वाला है मिनर्वा के मिल्क केस 1980। तो मिनर्वा मिल्क केस हुआ 1980 में। क्या कहा गया कि संसद की शक्तियां वो सीमित हैं, संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो मिनर्वा मिल्क केस हुआ 1980, इसमें कहा गया कि संसद है उसके पास जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती है? सीमित होती हैं। ऐसे नहीं कि वो हर कोई उसके मनमर्जी आई वैसा ही कानून बना दिया गया, उसकी शक्तियां वो सीमित हैं। वो असंवैधानिक कोई या जनता के विरोध में, जनता हित में जो संविधान का उल्लंघन करे बेसिक स्ट्रक्चर का, वैसा सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो उसमें क्या था कि मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर पॉइंट है गोकलनाथ नवाब पंजाब राज्य 1967। तो 1967 में गोकलनाथ नवाब पंजाब राज्य का एक केस हुआ था। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था संसद है वो मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। हालांकि बाद में निर्णय बदला गया। मतलब इसमें तो डायरेक्ट ही कह दिया गया कि आप मौलिक अधिकारों में बदलाव कर ही नहीं सकते, लेकिन बाद में इस फैसले को क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। अगले वाले पॉइंट की बात करें न्यायिक पूर्वावलोकन की क्षेत्र। तो किस किस क्षेत्र में न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है? तो पहला विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है? जो संसद से संबंधित, तो जो असंवैधानिक कानून बना दिए गए हैं, जो असंवैधानिक कोई मतलब कोई लॉ पास कर दिया गया, कानून पारित कर दिया गया, संविधान संशोधन कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया? उसको
रद्द कर सकता है न्यायिक पूर्वावलोकन के द्वारा। अगला पॉइंट है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो अधिकार हो गए, अधिकारी हो गए, या फिर जो जो सरकार की नीतियों को लागू करने का कार्य करते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके जो द्वारा जो आदेश लागू किए जाते हैं, नीतियाँ दी जाती हैं, उनको क्या कर सकती है, अवैध बता सकती है। जैसे बुलडोजर एक्शन है सरकार के द्वारा और जो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था, तो उसके ऊपर तुरंत रोक लगाने का कार्य किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। साथ के साथ जो मस्जिद वाले मुद्दे काफ़ी देखने को मिले थे, ज्ञानवापी जो मंदिर वाला हो गया, ऐसे जो मुद्दे थे जिनको जो नीचे से खोदने का कार्य किया जा रहा था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने का कार्य किया। तो जो अधिकारी आदेश में नीतियाँ देते हैं, उनकी वैधता कितने वो सही है, उस पर कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, जो न्यायपालिका होती है उसका होता है। अगले वाला पॉइंट है संविधान संशोधन। तो संविधान में अगर कोई संशोधन हो रहा है तो उसका भी मूल्यांकन कर सकती है कि यह सही है या संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अगले वाला पॉइंट है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे क्या होती है, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है, साथ के साथ संविधान की जो सुरक्षा है वो भी इससे सुनिश्चित होती है। तो इसका यही जो मुख्य इंपॉर्टेंस है कि संविधान की जो सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था इससे बनी रहती है। साथ के साथ यह लोकतंत्र और विधि के शासन की गारंटी देता है। मतलब यह लोकतंत्र हो गया, और जो कानून है, कानून के द्वारा शासन है, जो कानून है वो सर्वोपरि होती है, इसकी गारंटी देने का कार्य किसका होता है, न्यायिक पूर्वावलोकन के द्वारा हमें मिलती है। साथ के साथ जो नागरिक हैं, इनके मौलिक अधिकारों के ढाल बनने का भी कार्य करता है। मतलब जो हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनके सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, ये जो नियम है, न्यायिक पूर्वावलोकन नियम है, वो करता है। अगले वाला पॉइंट है किसकी क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, न्यायिक पूर्वावलोकन की सीमा न्यायपालिका स्वयं तय करती है। मतलब न्यायिक पूर्वावलोकन है, ये किस लिमिट तक लागू होगा, इसकी जो सीमा है वो कौन लागू करती है, खुद न्यायपालिका लागू करती है। तो काफ़ी बार इसकी सीमा है वो तय नहीं की गई है, तो ये काफ़ी विवादास्पद इसके फैसले हो सकते हैं। अगले वाला पॉइंट है लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित कानून को रद्द नहीं कर सकता जब तक वे संविधान का उल्लंघन नहीं कर सके। तो लोकतंत्र के काफ़ी सिद्धांत होते हैं जिनका ये वही रद्द नहीं किया जा सकते, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लेकिन इस पर सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट देखने को मिलता है, अभी तो जो हमारे उपराष्ट्रपति उन्होंने भी कहा था कि न्यायपालिका है वो बहुत अधिक हावी रहती है विधायी पालिका के ऊपर, संसद के ऊपर। उसके द्वारा काफ़ी कानून बनाए जाते हैं, उनको क्या कर देती है, रद्द कर देती है। तो यही होता है जुडिशियल न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच माना जाता है इसमें, कि न्यायपालिका वो ज़्यादा हावी रहती है भारतीय लोकतंत्र में। जबकि जो लोकतंत्र है उसमें जनता की चलती है, और जनता का समर्थन किसे मिलता है, जनप्रतिनिधियों को मिलता है। तो चलनी किसकी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की, लेकिन चल किसकी रही है ज़्यादा, न्यायपालिका की चल रही है। ये काफ़ी हद तक सही भी है। कंक्लूजन की बात करें, न्यायिक पूर्वावलोकन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब न्यायिक पूर्वावलोकन है वो भारतीय जो लोकतंत्र है उसकी न्याय आत्मा है, और ये सुनिश्चित करती है कि भारत में कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। तो इसमें बस यही मुख्य बात है कि ये जो विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करती है, और तीनों में से कोई भी आपको ऐसी संस्था नहीं दिखाई देगी जो एक दूसरे से ऊपर हो, ऊंची हो। न्यायिक पूर्वावलोकन लोकतंत्र की पैरवी है, मतलब कंट्रोल करती है, उस पर गार्ड करती है, साथ के साथ लोकतंत्र की आत्मा की भी रक्षा करती है। तो ये तो था आपका न्यायिक पूर्वावलोकन से संबंधित पर्सन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था और काफ़ी बार रिपीट हुआ। तो इसलिए अगर आपने पूरा देखा और बाकी और भी पर्सन देखने तो प्ले लिस्ट को जरूर से जाकर चेकआउट करना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो BA 4th सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान का पेपर होता है, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं उनका मैं पूरी एक सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता पर, सेकुलरिज्म पर सविस्तार आपको टिप्पणी करनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर सकते हो। साथ के साथ ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके राजनीतिक विज्ञान के, वो सारे मैंने करवा दिए और उस प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म होती क्या है
होती क्या है, कोई भी राज्य है, इस धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश या कोई भी संघ, उसका कोई भी एक विशेष धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से रखेगा। इसका अर्थ यही है कि भाई हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानेंगे जो बहुसंख्यक में है या चाहे अल्पसंख्यक में है, हमें हमारा सभी के लिए क्या होगा, दृष्टिकोण समान होगा और हमें सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखेंगे और सभी के विकास का कार्य करेंगे। जैसे भारत देश की बात करें तो भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए क्या है, सारे के सारे जो नियम हैं वो बराबर हैं, सारे के सारे कानून हैं वो बराबर हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, राज्य है वो धर्म से दूरी बनाकर चले और सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण दे, यही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। मतलब जो राज्य है ना, जो राज्य है वो धर्म से दूरी बनाकर चलेगा, मतलब उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म की राजनीति वहाँ पर नहीं होगी, बल्कि सभी धर्मों को क्या होगा, वो समान मानकर चलेगा, यही क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्षता कहलाता है। भारत का जैसे मैंने उदाहरण दे के बता दिया कि यहाँ पर कोई भी एक विशेष धर्म को क्या नहीं मिलता है, ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, सभी लोगों को समान धर्म है। अल्पसंख्यकों के लिए हमने विशेष मौलिक अधिकार बना रखे हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के से संबंधित नियम हो गए, चाहे उनकी संस्कृति संरक्षण से संबंधित नियम हो गए, हमारे लिए सभी धर्म क्या है, समान है, यही है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता। तो आपको पता है भारत एक धार्मिक विविधता वाला देश है। तो हमारा देश है वो कैसा है, एक धार्मिक विविधता वाला देश है। संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट घोषित किया है। तो हमारा जो संविधान है उसने भारत को एक ऐसा देश घोषित किया है, सेकुलर स्टेट के नाम से भारत को जाना जाता है। सेकुलर मतलब कैसा देश, जहाँ पर क्या होगा, सभी धर्मों को समान रूप से, समान नज़र से देखा जाएगा। साथ के साथ आपको पता है हमारे ना सिर्फ धर्म अलग अलग हैं, जातियाँ हैं, भाषा है, बोली है, अलग अलग विविधता में एकता है। वो कहाँ, कौन से देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, भारत में ही सबसे ज़्यादा विविधता में एकता है वो देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर, इसका जो वो क्या होगा कि हम इतनी विविधताएं अपना कर रखते हैं धार्मिक रूप से, फिर भी एक हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो 1946 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें किस शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और जिसका अर्थ यही होता है कि हम किसी भी एक धर्म विशेष को नहीं मानते, हम निष्पक्ष राज्य हैं। अगले वाला पॉइंट है भारतीय पंथ निरपेक्ष की विशेषताएं। तो हमारा जो पंथ निरपेक्ष है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है धर्म को राज्य से पृथक्करण करना। हमारा लक्ष्य यही है कि हम धर्म को क्या कर देते हैं, राज्य से अलग किया है हमने। हम कोई भी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं देते हैं या बढ़ावा नहीं देते हैं। जैसे पाकिस्तान है वहाँ पे मुस्लिम धर्म को ही ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा किसी धर्म को मान्यता नहीं मिलती है। ऐसे ही बांग्लादेश हो गया या फिर नेपाल को देख लो, वो हिंदू धर्म राष्ट्र है, लेकिन हम नहीं है, हम एक सेकुलर राष्ट्र हैं। अगले वाला पॉइंट है सभी धर्म के प्रति सम्मान, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। तो आपको पता है भारत में चाहे आप किसी भी धर्म को के हो, आपको समान रूप से, समान नज़र से आपको देखा जाएगा। और हमने अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या बना रखे हैं, स्पेशल राइट बना रखे हैं, स्पेशल अधिकार हमने उनको दे रखा ताकि वो बहुसंख्यक हैं उनसे पीड़ित या उत्पीड़ित या उन्हें खुद को कमज़ोर ना समझ सके। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अपनाया गया। मतलब हम ऐसे सेकुलरिज्म की बात करते हैं जो सभी लोगों के विकास को देखता है अपनी नज़र से। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत के जो अनुच्छेद है उसमें 25 से 28 तक हमने किसके दे रखे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है और उसको आचरण कर सकता है, इस बात की स्वतंत्रता है। तो हमारे जो संविधान उसमें किसकी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है कि व्यक्ति को कोई भी धर्म मान सकता है, अपना प्रचार कर सकता है और आचरण करने की उसे स्वतंत्रता होती है।
अगले वाला पॉइंट है राज्य द्वारा धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक निरपेक्षता का संवर्धन। तो अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता दी गई। तो आपको पता 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है और 29 से 30 तक की संस्कृति की स्वतंत्रता दे रखी है हमने अल्पसंख्यकों को। तो क्या हो गया, शिक्षा और संस्कृति की भी स्वतंत्रता है, वो हमारे संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों को दी गई है संविधान के अंतर्गत। अगले वाले पॉइंट हैं कौन से अनुच्छेद में क्या क्या स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है कि भाई धार्मिक रूप से आप सभी लोग अपना धर्म मानने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। अनुच्छेद 36 में धार्मिक संस्थाओं को प्रतिबंधित करने वाले अधिकार। तो अनुच्छेद 36 है, इसमें क्या कहेगा, जो बहुसंख्यक में जो लोग हैं वो अपनी धार्मिक संस्थाएं नहीं बना सकते, उनका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते और उनकी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। 27 नंबर है धार्मिक करों पर प्रतिबंध। मतलब अगर आप धर्म से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप पर कभी भी कर नहीं लगेगा। मंदिर हो गया, आप जो यात्रा कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक चीज़ें हैं उन पर करों पर टैक्स लगाया गया। 28 नंबर पर धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। तो धार्मिक शिक्षा है उस पर नियंत्रण किया गया कि भाई आप धर्म से संबंधित शिक्षा है वो कोई भी स्कूल या कॉलेज उसमें नहीं दे सकते हो। अगले वाला पॉइंट है भारतनुमा पश्चिम में निष्पक्षता। तो जो पश्चिम होता है वहाँ पे क्या होती है, सभी धर्मों, भारत में क्या सभी धर्मों के लिए सम्मान है, बल्कि पश्चिम में क्या धर्म से पूर्ण दूरी। मतलब भारत में क्या सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाता है, लेकिन पश्चिम में क्या वो धर्म को ही नहीं मानते हैं। हस्तक्षेप सामाजिक सुधार हेतु धर्म राज्य धर्म के हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन समाज सुधार के लिए क्या कर सकता है, जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि 3 तलाक से संबंधित नियमों में बदलाव करने के लिए किया गया था। तो यही है, राज्य कर सकता है धर्म में हस्तक्षेप, लेकिन सामाजिक सुधारों के हेतु कर सकता है। अगले वाला पॉइंट है पर्थ निरपेक्ष के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला है सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद। तो इससे क्या होती है, जो सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, मतलब जो लड़ाई दंगे हैं ये सब बढ़ जाते हैं इसके नाम पर। राजनीति में धर्म का प्रयोग, और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि राजनीति में जब धर्म का प्रयोग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये खास करके पिछले कुछ सालों में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अगला है धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना। तो धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की पूर्ण रूप से मांग नहीं उठती है, अच्छे से उनका रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व नहीं उठता है, तो उनके अंदर किसकी भावना आ जाती है, असुरक्षा की भावना आ जाती है। साथ ही साथ धार्मिक कट्टरता भी फैलती हुई दिखाई दे रही है। अगले वाले पॉइंट की बात करें न्यायपालिका की भूमिका। तो न्यायपालिका इन सब चीज़ों में क्या कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में धर्मनिरपेक्ष संविधान की मूल संरचना बताया है। तो जो संविधान में जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष को संविधान की मूल संरचना बहुत बार बताया गया है न्यायपालिका के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और ये कौन से केस में है था, सज्जन सिंह केस, SR बोमई केस हुआ था 1994 में। इसको जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बताएगा पंथ निरपेक्ष को। अब जो इसकी बात करें अपन, निष्कर्ष की बात करें, भारत में पंथ निरपेक्ष केवल राज्य और धर्म की दूरी नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सहअस्तित्व की भावना है। तो भारत में पंथ निरपेक्ष है सिर्फ राज्य की धर्म से दूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि धर्म मानते नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना, आदर करना और उनके अस्तित्व को बनाए रखने की भावना को पंथ निरपेक्ष कहा गया है। यह भारत के लोकतंत्र की नींव है और एकता में विविधता, मतलब इससे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा निखर कर आती है। साथ के साथ जो हमारी एक विविधता है उसमें हमारे एकता का भाव निकल कर आता है। मतलब इसका जो असली सारांश क्या है, भारत की ताकत उसकी पंथ निरपेक्ष आत्मा में निहित होती है। तो हमारे लिए पंथ निरपेक्ष है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद।